अब शुरू है भाई। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून अवनी, गुड आफ्टरनून। बड़ा अच्छा लगा ऑनलाइन में कोई बच्चा गुड आफ्टरनून बोल दिया मेरे को, नहीं तो ऑनलाइन में बच्चे सोए रहते नालायक। चैप्टर 1 मैंने ऑफिशियली बोल दिया था, खत्म हो गया, खत्म हो भी गया था, बट 2 चीजें बच गई थी उसमें की। अभी आप बहुत छोटे हो तो मैं कोशिश करता हूँ एक कॉन्सेप्ट समझाने की। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जब लास्ट में टोटल कंप्यूटेशन पढ़ाऊंगा तब पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम। ठीक है, समझने की कोशिश करो, अगर समझ आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भी अच्छी बात है। मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, मैं मेरी जो भी इनकम है, जैसे समझ लो मेरी 10 लाख की इनकम है, तो मेरे को कितने पे टैक्स लगता है? 10 लाख पे, हाँ ना। अगर मेरी 10 लाख रुपए की इनकम है तो मेरे को 10 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, हाँ कि ना? ठीक है। अब कभी जिंदगी में अगर ऐसा हो गया कि जो इनकम है, इनकम का एक सोर्स होता है, ये आप समझते हो, इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, इनकम का सोर्स होता है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं अगर कोई अपना फैमिली बिजनेस कर रहा हूं तो सोर्स क्या है? वो बिजनेस सोर्स है, बराबर है। जैसे मेरी ये इनकम है, इसका सोर्स क्या है? ये बिजनेस है, बराबर। तो हर एक इनकम का एक सोर्स होता है जहां से वो इनकम आती है, बराबर। अगर ये सोर्स पे, अगर मैं बात करूं इस सोर्स पे ओवरराइडिंग चार्ज है, क्या है? ओवरराइडिंग चार्ज, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। अभी समझ नहीं आएगा, सिर्फ वर्ड सुनो, क्या वर्ड है? ओवरराइडिंग चार्ज। ठीक है, चार्ज क्रिएट करना, कंपनी लॉ पढ़े हो? कभी सुना है? बैंक पता है आपको? बैंक से आप लोन लेते हो, जैसे मैंने अगर बैंक से कार पे लोन लिया तो मेरी कार के ऊपर एक चार्ज क्रिएट होता है। ये आगे आप इंटरमीडिएट में कंपनी लॉ में पढ़ोगे, चार्ज क्रिएट होना। ठीक है, तो चार्ज मतलब क्या है? उनका हक हो जाता है उस पर। जब तक मैं पूरे पैसे ना दे दूं ना, तो मेरी कार के ऊपर चार्ज क्रिएट करा है। आगे लॉ के अंदर, कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे कि अगर आपका कोई एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है तो आपको उसको आरओसी को नोटिफाई करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला, सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा। चार्ज क्रिएशन का क्या प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, एक चार्ज होता है। चार्ज मतलब किसी और का हक है। ठीक है, ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है? ओवरराइड कर लिया क्या बाइक को? नहीं नहीं, ओवरराइडिंग मतलब बाकी सब चीजों को छोड़ दो, मतलब बाकी कुछ भी बोल रहा है, ये ओवरराइडिंग है। मतलब बाकी सारी चीजों को पीछे करके ये आगे जा रहा है। ठीक है, चार्ज कैसा है? जैसे मेरी ओनरशिप है कार के ऊपर, है कि नहीं है? मैंने गाड़ी लिया लोन पे, भाई गरीब आदमी हूं मैं। ठीक है, तो मैंने लोन पे लिया, तो बैंक ने उस पर चार्ज क्रिएट करा और ये ओवरराइडिंग चार्ज है। अब लीगल ओनर मैं हूं, बट बाकी सारी चीजों को ओवरराइड करके ये चार्ज किसका है? बैंक का है। ये समझा? ओवरराइडिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि चीज किसी और की है बट चार्ज किसी और ने क्रिएट कर रखा है। अब इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये क्लियर है? इनकम की सोर्स है, सोर्स के ऊपर में किसी और का चार्ज है जो कि ओवरराइडिंग है, मतलब बाकी सारी चीजों को छोड़ के है। ठीक है, अब देखो, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ये मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अभी तक अपन ने कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं करा, मैंने आपको बस वो सब्जी उब्जी काटा, मसाला वसाला अपन ने रेडी कर दिया, अभी छौंक लगाएंगे थोड़ी देर में। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, मैं कमाता हूं साल के 12 लाख रुपए सिर्फ। ठीक है, गरीब आदमी हूं, पर मेरे पास बचते सिर्फ 4 लाख है भाई। मेरी इनकम कितनी है? 12 लाख। ठीक है, और मेरे पास बचते कितने हैं? 4 लाख। मेरे को टैक्स कितने पे भरना पड़ेगा? 4 लाख पे? नहीं नहीं, ये जो 12 लाख की मैंने इनकम बोला ना, ये सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद की इनकम है। मतलब सारे खर्चे वर्चे माइनस हो गए, रिसीट नहीं बोला मैंने। मैंने क्या बोला? इनकम है ये मेरी, 12 लाख की मेरी बिजनेस से इनकम है। ठीक है, मैं पूरे साल भर में 12 लाख रुपए कमाता हूं, सब काट पीट के। मेरे हाथ में बचते कितने? 4 लाख रुपए। 8 लाख कहां जाते हैं? मेरी खाना वाना खाता हूं मैं, खाना वाना खाता हूं ना,
मेरे घर में खाना वाना खाते हैं लोग, सफाई वफाई करते हैं हम लोग, भाई वही है, हाँ कि ना, बीवी बीवी है मेरी, एक बच्ची बच्ची है, बच्ची की स्कूल की फीस मेरे को डिडक्शन मिलती क्या? नहीं मिलती, पर्सनल एक्सपेंडिचर है मेरा। तो मेरे हाथ में बचते कितने मोटा मोटी? सिर्फ 4 लाख। अब मेरे को टैक्स कितने पे भरना पड़ता होगा आपको क्या लगता है? 12 लाख पे कि 4 लाख पे? सर आपको टैक्स इनकम पे लगता है, टैक्स सेविंग्स पे नहीं है, पहली चीज समझ लो, टैक्स इनकम पे लगता है, सेविंग्स पे नहीं। आप ये नहीं बोल सकते भैया मेरी तो सेविंग्स 4 ही लाख बचते हैं, 12 लाख का की इनकम है, 8 लाख तो खर्चा हो जाते हैं, मेरी बीवी है। इनकम टैक्स वाले बोलते छोड़ दे उसको, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? छोड़ दे। हाँ, खुद से ही शादी कर, शादी नहीं वो तो करनी पड़ेगी ना यार, सबको करनी पड़ती है। ऐसा किसी ने बोला तो उसको बोलना भाई तू भी छोड़ दे, ठीक है। तो मेरी जो इनकम है वो कितनी है भाई? मेरी इनकम है 12 लाख रुपए, ठीक है। मैं इसको आराम से बढ़ा रहा हूं, कोई रिकॉर्डेड वाला बच्चा है उसको थोड़ा धीरे लग सकता है, तो भाई आप 1.25x पे कर लो। इनकम है आपकी 12 लाख रुपए, आपकी सेविंग्स कितनी है? 4 लाख रुपए। टैक्स काहे पे लगेगा? टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम। एक इंसान की टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, नॉट ऑन सेविंग्स। तो ये 12 में से 8 लाख बचे, ये बचे हुए 4 लाख को क्या बोलूं? सेविंग्स बोल सकते, ऑब्वियसली ना, सेविंग्स बोल सकते। अब देखो होता कैसे, एक आदमी की इनकम है 12 लाख रुपए, मतलब महीने की लाख रुपए इनकम है, ठीक है। अब ये 12 लाख रुपए जाते कहां है मैं आपको बताता हूं। हर महीने 1 लाख रुपए क्रेडिट होता है मेरे इसमें, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अपनी बीवी को एक कार गिफ्ट करी है, बाकायदा, मतलब प्रॉपर सब कुछ करके। बाकायदा मैं जब बोलूंगा तो इसका मतलब सिर्फ डायलॉग नहीं मार रहा है, कि सारी जो लीगैलिटीज है वो सब क्लियर कर रखी है, ठीक है। तो कार गिफ्ट करिए, उसका हर महीने का ईएमआई आता है 40,000 रुपए। हर महीने का ईएमआई कितना आता है? 40,000। क्या है मेरे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है? नहीं। मैंने बिजनेस में दिखाया? नहीं नहीं, बाकायदा गिफ्टेड प्रॉपरली बना के दिया है बीवी को, ठीक है। अब इसमें से मेरे 40,000 रुपए तो गए लोन का ईएमआई। इसको क्या बोलेंगे पता है आपको? ये क्या है? मैंने बोला हाँ 1 लाख रुपए की इनकम है, 40,000 तो ईएमआई जाता है। तो बोलते मुन्ना ये तेरा एप्लीकेशन है, ये तेरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तूने जो पैसे कमाए ना, तू उसको खर्च कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तू पैसे कमाए ना, तूने कितने कमाए भाई? 12 लाख रुपए कमाए। कमाए कितने? 12 लाख कमाए, खत्म बात। 12 लाख पे टैक्स भर। इनकम अर्न करने के बाद आप उसको कहां अप्लाई कर रहे हो, उसको कहां यूज कर रहे हो, उसको खा रहे हो, पी रहे हो, उड़ा रहे हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम पूरे काय पे टैक्स लेंगे? पूरी की पूरी इनकम अर्न पे। सो ये जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इसका कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं मिलता, समझ रहे हो। तो ये इनकम भी टैक्सेबल होती है। अब टैक्सेबल होना मतलब क्या? ऐसा नहीं कि 40,000 पे अलग से टैक्स लगेगा, मतलब उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से जो इनकम को आप कहीं अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है अभी मैंने धंधा चालू करा, पहले 4-5 साल जब ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, जो मैंने किया नहीं है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने लोगों से कर्जे लेके रखे, शेयर मार्केट में पैसे डालता था मैं। 12वीं में मेरे को किसी ने बता दिया शेयर मार्केट का कोर्स आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, 10 लाख घुसा के बैठा हूं मैं। अब 5 साल जगह पे आया, अब मैं लाख रुपए कमाने लग गया हूं। अब मेरे को पुराने लोग के पैसे परत फेड करने पड़ेंगे कि नहीं? वापस देना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 50,000 पुराने वाले पाप धो रहा हूं अपने। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा क्या कि ठीक है तू अपने पुराने बाप धो रहा है, अच्छा आदमी हो गया है अब तू, अब चल ठीक है तू बचे हुए 50,000 पे टैक्स भर? नहीं, डिपार्टमेंट बोलता है पूरे 1 लाख पे टैक्स भर। अब पूरी, अब जो मुद्दे की बात है इसको कंसेप्चुअली समझो। ये जो 50,000 रुपए मैं अपने पुराने पाप फेड रहा हूं, या मेरी बीवी की जो कार का ईएमआई भर रहा हूं, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। और ये टैक्सेबल नहीं होती है, मतलब सॉरी ये टैक्सेबल होती है। अब बोलोगे टैक्सेबल कैसे? अरे इसका डिडक्शन नहीं मिलता आपको। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 लाख में से 40,000 तो उधर चले गए, मैंने इसको यूज कर लिया, मेरी बीवी को गिफ्ट दिया है, मैं अपने पुराने पाप फेड रहा हूं, पुराने लोन चुका रहा हूं। क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम की वजह से जो चार्ज क्रिएट हुआ था ना,
charge was created on a person and not on source of income. क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो. ये जो एप्लीकेशन हुआ है, ये मैं 40,000 क्यों दे रहा हूं भाई? क्योंकि मैंने लोन लिया है, हाँ कि ना? ये मेरे 1 लाख रुपए जहां से मैं कमा रहा हूं उसके अगेंस्ट लोन लिया है क्या? उस पे चार्ज क्रिएट था क्या? नहीं, मेरे ऊपर था. समझे क्या? लोन मैंने लिया था पर्सनली, वो सोर्स ऑफ इनकम पे चार्ज नहीं था, मेरे ऊपर चार्ज था. वो चार्ज कहां पे था? मेरे ऊपर था. समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने किसी से पहले पैसे उधार ले रखे, उसको मेरे को पैसे देना है, तो क्या चार्ज क्रिएटेड है? हाँ है क्रिएटेड. किस पे? मेरे सर पे. तो पर्सन के ऊपर अगर चार्ज क्रिएटेड है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्योंकि वो पर्सन की जिम्मेदारी है उस चार्ज को हटाना. तो अगर चार्ज पर्सन पे है, अगर चार्ज पर्सन पे है तो उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोलते हैं. अगर चार्ज पर्सन के ऊपर क्रिएटेड है तो उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्योंकि वो उसका पर्सन का खुद का था, वो पर्सनल था. डन. ये एक. अभी इसको साइड में रखते हैं. दूसरा एग्जांपल, एक पापा, एक ही रहते, एक पापा, 2 लड़के एंड एक मम्मी मिलके एक बिजनेस संभाल रहे थे. ठीक है? पापा ऑफ हो गए. पापा ने लिख के रखा था कि मेरे जाने के बाद ये दोनों लड़के धंधा संभालेंगे, मेरी बीवी तो मेरे गम में डूब जाएंगी. ठीक है ना? तो मेरे जाने के बाद 2 सन टुक कंट्रोल ऑफ बिजनेस. दोनों लड़कों ने बिजनेस का कंट्रोल लिया. मम्मी रिटायर होगी पापा के गम में. ठीक है? और जब पापा ने ये बनाया था ना एग्रीमेंट, तब लिखा था कि 20% शेयर ऑफ इनकम, 20% शेयर ऑफ इनकम विल गो टू मदर. किसको जाएगा? मम्मा जी को जाएगा. 20% मम्मी को जाएगा. अब दोनों लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं, एओपी बना सकते, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है. दोनों बोले कि भाई चलो अपन पार्टनरशिप बना लेते, तो पार्टनरशिप बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसकी कंपोजिशन की अपन बात नहीं कर रहे हैं. अब जो भी पैसा ये फर्म कमाएंगी, जैसे फर्म कमा रही है, समझ लो 1 करोड़ रुपए साल का, तो जो 1 करोड़ रुपए साल का फर्म का इनकम है ना, उसमें मम्मी ने 20% का आंकड़ा डाल रखा है. आंकड़ा डालना समझते हो ना? वो जो आम तोड़ने के लिए डालते हैं आंकड़ा. ठीक है? मम्मी बोले 20% मेरा है. अब बताओ ये दोनों बच्चों की इनकम कितनी होंगी? 1 करोड़ ना ना ना, वही तो 1 करोड़. वो जो इनकम है ना, उसकी सोर्स पे ही लिखा है. पापा ने ऊपर लिख के आया कि भैया 20% मम्मी का है, इसको अलग कर दो. 20% तुम्हारा है ही नहीं प्रॉफिट. 20% किसका है? मम्मी का है. तो क्या यहां पे चार्ज क्रिएटेड है? हाँ, चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द मदर. ठीक है? और ये चार्ज किसी 2 बच्चों पे है क्या? वो 2 बच्चों को देना है, और 2 बच्चों ने कुछ करा है ना. वो चार्ज है उस इनकम के सोर्स के ऊपर. ये वाले कॉन्सेप्ट और वो वाले कॉन्सेप्ट में फर्क समझ रहे हो क्या? यहां पे देखो, इनको 100 इनकम मिली नहीं है. इनकी जो इनकम है ना 100 करोड़ की, जितने भी, कितने की थी? 1 करोड़. ठीक है? ये लोग ऐसा देख रहे हैं 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ आ रही आ रही आ रही आ रही इनकम, बीच में से 20 लाख कट गए मम्मी के पास. ये बोल रहे हमारे पास तो 80 है. समझ में? सेम एग्जांपल होता है ओनरशिप में. जैसे मैं और मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई रहता है दुबई. ठीक है नहीं, एग्जांपल है. मेरा भाई रहता है दुबई. तो पापा ने एक प्रॉपर्टी थी पापा की, पापा आज जिंदा है. ठीक है? हाँ. तो पापा की एक प्रॉपर्टी है, उसमें हम दोनों को ओनर है. अब उससे आती है हमको हर महीने 3 लाख की इनकम. साल भर के हो गए 36 लाख. अब ये इनकम पूरी 36 लाख मेरे पास आती है. वो दुबई से थोड़ी आएगा 1.5 लाख रुपए लेने को, आएगा क्या? तो ये इनकम पूरी की पूरी मेरे पास आती है 36 लाख की. ठीक है? 36 लाख की पूरी इनकम मेरे पास आती है. बट ये पूरी इनकम मेरी नहीं है, मेरी सिर्फ 18 लाख है. क्यों? क्योंकि जो चीज से ये इनकम आ रही है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दिए है, तो उससे जो ये इनकम आ रही है,
मेरे हाथों में तो पूरी 36 लाख आ रही है, बट पूरी 36 मेरी है नहीं, उस पे आधा उसका आंकड़ा है, 50% शेयर उसका है। किसके ऊपर? ये 36 लाख पे नहीं, जिस एसेट से ये इनकम आ रही है उस एसेट पे उसका 50% का शेयर है, उसका 50% का चार्ज है। समझे? ये सोर्स ऑफ इनकम पे है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। देखो डाइवर्जन बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन मतलब क्या है? इनकम आपके पास आई और आपने उड़ाई, वो है एप्लीकेशन। मेरे पास लाख रुपए आ रहे, 50,000 मैं बीवी को दे रहा हूं, 20,000 मैं लोन के डाल रहा हूं, वो अलग बात है। सर अगर बिजनेस की कार का लोन रहा तो फिर आप ये अगर सवाल पूछ रहे तो आप नॉनसेंस हो, क्योंकि बिजनेस की कार का अगर लोन है और उस पर आपका इंटरेस्ट या जो भी रिपेमेंट जा रहा है तो वो आपको वैसे ही बिजनेस में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। आप पर्सनल कार की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं और फिर मैं उसको उड़ा रहा हूं, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मेरे तक इनकम पहुंच कितनी रही है जिसपे मेरा हक है? पूरी की पूरी 1 लाख पहुंच रही है, पूरी की पूरी 1 लाख टैक्सेबल। बाद में जो पैसा मैं खर्च करूंगा उसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उसका आपको डिडक्शन विडक्शन नहीं मिलता, पूरी इनकम पे टैक्स लगता है। यहां पे चार्ज किस चीज पे क्रिएटेड है? पर्सन के ऊपर चार्ज है, सोर्स पे चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन में सोर्स पे चार्ज नहीं रहता, पर्सन पे चार्ज रहता। मैं लिखवाता हूं इसको। डाइवर्जन में क्या होता है? इनकम पूरी मेरी होती च नहीं है, जैसे आ रही आ रही आ रही अरे 20 गई, डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ट हो गई, मेरे पास तो आई नहीं। अब हो सकता है कि आपके अकाउंट में आई है, बट आपका हक नहीं था भाई उस पर, किसी और की चीज पे नजर नहीं डालते। जैसे भाई वाला एग्जांपल कि तो मेरे पास 36 लाख रहे, पर 18 लाख मेरे भाई के, मैं थोड़ी टैक्स भरूंगा उस पर, मैं उसको दे दूंगा जब भी वो आएगा तब। अब सर आजकल ऑनलाइन के जमाने में ऐसा कब होता है? नहीं होता है, बट प्रोविजन तो बनानी है। और जब बड़े बड़े अमाउंट होते हैं ना तो आ जाता है, जैसे 3,000 5,000 करोड़, ठीक है। 3,000 करोड़ गूगल पे करोगे आप या एनईएफटी मारोगे? नहीं मारो, ठीक है ना। सर ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास थोड़ी है 3,000, ये तो आप छोटे हो, देश तो बहुत बड़ा है, लोग के पास तो पैसा है, उसके लिए लॉ तो बनाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट था। अब इसको अपन पढ़ते एक बार। किधर भाई तू, किधर है किधर है किधर है किधर? हाँ देखो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इफ असेसी यूजेस हिज इनकम टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन, खुद की ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन किसकी भाई? खुद की, असेसी की ऑब्लिगेशन है। आफ्टर द इनकम रीचेस असेसी इट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। इनकम आने के बाद मैं उसको उड़ा रहा हूं तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ये टैक्सेबल है असेसी को। टैक्सेबल है मतलब क्या है? 1 लाख रुपए में से 40,000 खर्चा हो गया, आप ऐसा बोलोगे 40,000, तो ऐसा नहीं जमता, ये पूरा का पूरा 1 लाख टैक्सेबल है। अब ये मत बोलना 40,000 ऊपर से और टैक्सेबल है तो 1,40,000 पे आपको टैक्स भरना है, ठीक है। जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट है उसके इनकम पे टैक्स लगेगा, दैट मीन्स अगर उसकी इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। दीदी इनकम है नहीं तो अप्लाई कैसे हो करेंगे? है ना, जो भूखा नंगा है वो कहां से इनकम अप्लाई करेगा? मैं मेरी इनकम ही नहीं है, मैं फकीर हूं और मैं अपनी इनकम अप्लाई कर रहा हूं, फिर वो अलग विषय, ठीक है। डाइवर्जन ऑफ इनकम, देयर इज ओवरराइडिंग चार्ज ऑन सोर्स ऑफ सच इनकम, ठीक है, विच डाइवर्ट्स द इनकम बिफोर इट रीचेस द असेसी। पिक्चर ऐसी याद आनी चाहिए, आ रही थी आ रही थी आ रही थी, 20 लाख गई मम्मी के पास, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जन ऑफ इनकम। सच इनकम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम एंड दस नॉट टैक्सेबल। ये 1 करोड़ था, उसमें 20 लाख मेरे थे क्या? मम्मी के थे, वो तो बचपन से। उस जो जो सोर्स से वो इनकम आ रही थी ना, उस पे मम्मी का चार्ज क्रिएट करा था पप्पा ने। जो 36 लाख मेरे को आए, वो मेरे को आए तो है, बट वो मेरे को आए नहीं है, समझा ना। मेरे को आए तो है पर वो मेरे को आए नहीं है, क्योंकि जो आए हैं वो देने हैं भाई को, क्योंकि भाई का चार्ज था कहीं पे, सोर्स पे। बहुत बढ़िया, ये पांचट सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सर ये तुमने क्यों पढ़ा है? ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमने इसका क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखा है क्वेश्चन, जिसको हम करने वाले डिस्कस। पर उसके पहले और बहुत सारी चीजें थी जो अब आप मेरे को लग रहा है समझ सकते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो समझ सकता है बच्चा, ठीक है। ये जिसको नहीं समझा वो आगे छोड़ दो, मैं ये वापस से आपको पढ़ाऊंगा टोटल कंपटीशन में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का हो गया, हाँ वाह 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 वाह, अब आएगा बहुत मजा। इलीगल इनकम, क्या इलीगल इनकम पे टैक्स लगता है?
टेंटेड कैसा लिखा रहा था मालूम है? टेंटेड विथ इलीगैलिटी। इलीगल इनकम नहीं लिखते सीधा, इनकम टेंटेड विथ इलीगैलिटी। अब मेरे को बचपन में याद ही नहीं रहता टेंटेड, जब आपके उम्र का था मैं पेंटेड लिख डालता था। ऐसी इनकम जिसपे इलीगैलिटी पेंटेड है मतलब वो इलीगल इनकम है, खत्म भाई। जैसा अपने को याद रहता वैसा याद रखता, ठीक है। हाँ, इनकम टेंटेड विथ इलीगैलिटी ऐसा लिखा होता है। अब देखो, क्या इलीगल इनकम पे टैक्स लगता है? पहले बताओ, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का डिफरेंस पता है? व्हाइट मनी मतलब वो अमाउंट जिस पे आप टैक्स भर चुके हो, ब्लैक मनी मतलब वो अमाउंट जिस पे आप टैक्स नहीं भरे हो, कमाया सही तरीके से पर उस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, तो ब्लैक मनी है। किसी को मार ढार करके नहीं, नॉर्मल इज्जत से तमीज से पैसा कमाया पर उस पर टैक्स नहीं भरा, तो ब्लैक मनी है, ठीक है। एक होता है इलीगल पैसा, मतलब जो चीज की तुमको कानून इजाजत नहीं देता वो करके आप कमा रहे हो पैसा, जैसे सुपारी, स्मगलिंग, ड्रग्स बेच रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। बढ़िया, अच्छा, ठीक है। आया हो कभी, आओ हवेली पे, ठीक है। पूरा पाउडर खिलाता ड्रग्स के नाम पे ठीक है। तो ये जो चीज अलाउड नहीं है उसको बेच के जो पैसा कमा रहे हो वो इलीगल है, ठीक है। अब क्या इलीगल इनकम पे टैक्स लगता? नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगता, ब्लैक मनी पे अरे वो तो आप दिखाओगे नहीं तभी तो ब्लैक मनी होगा। जो पैसा दिखाए नहीं उस पर टैक्स कैसे लगेगा? हाँ, जब पकड़े जाओगे तब 78% से टैक्स लगेगा, ये पक्का है, हाँ कि ना? ठीक है। मेरे को ये बताओ कि भैया इलीगल इनकम पे टैक्स लगता है? सोचो, मैं स्मगलिंग करता हूं, किस चीज की स्मगलिंग करूं बताओ? अरे बोलो, देखो इसकी सोच ही नहीं जा रही वहां तक। गन्स की स्मगलिंग करता हूं, गन्स वैसे बेचना अलाउड है, लाइसेंस रहा तो, ठीक है। ड्रग्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा, अच्छा बड़ा सोचते हैं, गन्स मत, बंदूक बचपन से ही वॉयलेंट है, ठीक है। चलो गन्स की मैं इलीगल स्मगलिंग कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। मेरे को पैसा कमा रहा हूं, धपाधप पैसा कमा रहा हूं, 50 करोड़ कमाया मैंने साल में। अब क्या इस पे कोई टैक्स भरेगा? सर, जो काम अलाउड ही नहीं है करना, आप बताओगे कि मैं ये काम कर रहा हूं और ये लो साहब मैंने 50 लाख रुपए कमाए या 1 करोड़ कमाए, ये लो इस पे टैक्स, वो तुमको धोएंगे नहीं पकड़ के? धोएंगे। तो क्या इलीगल इनकम पे टैक्स लगता है? यहां तो लिखा है इलीगल इनकम इज ऑल्सो टैक्स्ड। कैसे हो सकता है बताइए ये बात? सर देखो, जब तक आप छुपा छुपा के, चोरी चोरी, चुपके चुपके कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन तुम पकड़े गए, जैसे आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप पकड़े गए, तब आपको धोएंगे अलग, फिर पता करेंगे कब से कर रहे हो, सब कुछ कच्चा चिट्ठा निकालेंगे आपका। इतने पैसे कमाए तो पुलिस वाले अलग धोएंगे, सीआईडी वेडी के पास जाओगे तो अपना दया अलग मारेगा तुमको, और इनकम टैक्स वाले भी आएंगे, बोलेंगे भाई तूने इतने पैसे कमाए, टैक्स दे। आप बोलोगे सर मेरी तो इलीगल इनकम है, मारना काफी नहीं है क्या? बोले नहीं, मार खा साथ में टैक्स भी भर, ठीक है। तो इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है, कोई भी इनकम। अबे इलीगल इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगाएंगे हम? जो लोग पकड़ेंगे उनसे टैक्स तो लेंगे ही ना, पहले धोएंगे फिर टैक्स भी लेंगे, ठीक है। डिस्प्यूटेड इनकम, दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है, वो कह रहा है मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है, अपन छोड़ देंगे क्या? मोदी जी कहते हैं तुम दोनों आपस का लफड़ा निपटा दो, फिर जब फाइनल हो जाएगा जिसका है तब आके टैक्स भर देना। मोदी जी इतने अच्छे क्या? नहीं, मोदी जी बोलते पहले टैक्स दो, बाद में देखना तुम्हारा क्या है। तो बोले सर दो भाई है, ए और बी, राम और श्याम, ठीक है। राम श्याम में लड़ाई चल रही है, राम बोलता मेरी है, श्याम बोलता मेरी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अबे दो लोग की एक कैसे हो सकती है? इतना प्यार नहीं होता भाइयों में भी, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्यूटेड मतलब जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट चल रहा है मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं देता तब तक क्या केस नहीं लगेगा क्या? इनकम नहीं लगेगी? लगेगी। टैक्स नहीं लगेगा क्या? लगेगा, ठीक है। किस पे लगेगा? अब इनकम पे लगेगा। राम श्याम दो भाई है समझ लो, ठीक है। राम बोल रहा है मेरी इनकम, मेरी प्रॉपर्टी है, श्याम बोल रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, तो टैक्स किस पे लगेगा? किसको लगेगा? जो मजे ले रहा है। अरे जब तक लड़ाई हो रही है तो तब दोनों में से कोई तो आदमी होगा ना जिसके पास पैसा आ रहा है वो प्रॉपर्टी से, मतलब जो रेंट रिसीव कर रहा है
वो टैक्स भरेगा जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता, समझा? हाँ, तो उस पर भी टैक्स लगता है। टैक्सेबल टू रेसिपिएंट, जिसको इनकम मिल रही है उसको टैक्स लगता है। कॉन्टिजेंट इनकम, कॉन्टिजेंट इनकम समझे? कॉन्टिजेंट मतलब क्या होता है? शेख चिल्ली सुना है तुमने? शेख चिल्ली की कहानी सुनी है? शेख चिल्ली करके एक बावला आदमी होता है, ठीक है? उसको एक अंडा मिलता है। वो कहता है ये अंडे से एक मुर्गी होंगी, एक मुर्गी और 4 अंडे देंगी, उस 4 अंडों से और 4 मुर्गियां होंगी, मेरे पास 5 मुर्गियां। पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया उसने। 5 मुर्गियां, 5 मुर्गियां 4 अंडे 20 अंडे देंगी, फिर 20 मुर्गियां और होंगी, 20 मुर्गियां प्लस 5 पुरानी 25 मुर्गियां, 25 मुर्गियां 100 अंडे देंगी, 100 अंडे और 25 मुर्गियां पुरानी 125। ऐसे वो कहीं तक लेके जा रहा है और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। असेसिंग ऑफिसर क्या बोले? भर टैक्स। खाएगा ये अंडे? बोले अभी तो सपने देख रहा था, वो होऊंगा तब, समझे ना? मैंने बोला बस ये सही हो गया ना भाई, ये बार सही हो गया ना, अपन करोड़ 300 करोड़ कमाएंगे, दे दू टैक्स। कहां से? कॉन्टिजेंट है ये, इनकम नहीं है भाई, ये सपने हैं आपके, टैक्स नहीं लगता इस पे। पिन मनी, पिन मनी पता है? पिन मनी क्या होता है? जो मेरे को मिलता है, पिन मनी पता है तुमको? अरे पिन मनी मतलब मम्मी को जो पप्पा देते हैं घर खर्च के लिए पैसे, उसको पिन मनी कहते हैं। नहीं दिए तो मम्मी पिन टूचती ना पप्पा को, इसलिए, ठीक है? हमारे केस में उल्टा है, दिशा मेरे को देती है। आज सुबह दी उसने, 6,000 मिले। बोला फोन का डिस्प्ले ठीक करना है प्लीज, पैसे दे दो। 6,000 दिए। बोले इंश्योरेंस है ऊपर की 6 लेंगे, ले लो चलो जाओ, ठीक है? तो अब क्या होता है, मम्मी को जो पिन मनी मिलती है, क्या वो पप्पा के लिए, पहली बात तो मम्मी के लिए इनकम है क्या? है ही इनकम। गिफ्ट, अरे बाप रे गिफ्टेड बनी क्या उसके लिए? नहीं भाई, ऐसा गिफ्ट बोलेंगे ना तो लोग क्या करेंगे मालूम है? गपा गप अपनी बीवी को पिन मनी देना शुरू करेंगे और इधर से बिजनेस में से डिडक्शन लेंगे। अब मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं ना इसका, पिन मनी का, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा धंधा समझ में आ जाएगा। देखो पप्पा की इनकम है, ठीक है? पप्पा क्या करते हैं मेरे, हर महीने मम्मी को 25,000 रुपए देते हैं। पिन मनी समझ में आया क्या होता है? घर खर्ची, ठीक है? घर खर्ची। अब पापा मेरे हर महीने मेरे मम्मी को देते 25,000 रुपए घर खर्च के लिए। 25,000 इंटू 12 कितना हो गया? 3 लाख। ये कौन देते? पापा देते। कहां से देते? उनके बिजनेस में से, बराबर है? अब मम्मी को देखो, क्या ये मम्मी के लिए इनकम है? क्या ये 3 लाख रुपए मम्मी के लिए इनकम है? पापा के लिए बताओ। अरे पापा के लिए इनकम है, मतलब पापा मम्मी को 3 लाख रुपए दे रहे हैं, आप बोल रहे हो इनकम है। हाँ, पापा ने जो भी पैसा कमाया, जैसे मेरे पापा कमाते समझ लो 50 लाख रुपए, ठीक है? मेरे पापा 50 लाख कमाते, उसमें से 3 लाख को साल भर के मम्मी को देते हैं, ठीक है? अब बताओ पप्पा क्या, पप्पा एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं इसको? नहीं, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं गधो, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग्स पर्सनल होती है, उसके नाम में लिखा होता है पर्सनल ड्राइंग्स। तो पप्पा जब अपने धंधे में से 3 लाख रुपए निकाल के मम्मी को दे रहे हैं हर महीने का 25,000, तो क्या पप्पा को उसका डिडक्शन मिलता? नहीं। मतलब वो 3 लाख पे पप्पा ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं। अब इसको पर्सनल ड्राइंग बोलो या एप्लीकेशन ऑफ मनी बोलो, ये एप्लीकेशन है कि नहीं है पप्पा की इनकम का? पप्पा 50 लाख कमा रहे, 3 लाख मम्मी को फेंक के मार रहे हैं, हाँ कि ना? ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। पप्पा को ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, 50 लाख पे टैक्स लगे हुआ है पप्पा को, तो पप्पा को डिडक्शन नहीं मिला। मतलब ये अमाउंट पे पप्पा ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं। अब मम्मी के हाथों में इनकम बोलोगे तो डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? इनकम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अभी थोड़ा बड़ा बनूंगा। अभी तक तो ऐसे ही वो 5 सा टैक्स रेट का कैलकुलेशन था रे, अब बड़े बनोगे आप, अब असलियत देखो। एक आदमी को अगर डिडक्शन मिल रहा है, ये अगर मेरा खर्चा है ना तो मम्मी की इनकम है। अगर पप्पा को खर्चा है नहीं, पप्पा को बोला, पप्पा बोले मेरे को डिडक्शन दो असेसिंग ऑफिसर को, 3 लाख रुपए मैं मेरी बीवी को दे रहा हूं, तो असेसिंग ऑफिसर मेरी मम्मी पप्पा क्या बोलता है? ओ भाई ये पर्सनल ड्राइंग है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इसका तेरे को डिडक्शन नहीं मिल सकता, पर 50 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 50 को देखो 2 पार्ट में तोड़ते अपन, ठीक है? एक है 47 लाख, एक है 3 लाख। 47 लाख जो पप्पा ने एक्चुअल में अपने पास रखे हुए,
और 3 लाख रुपए जो मम्मा को दिए मेरे, इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम बोल दो, इसको पर्सनल ड्राइंग्स बोल दो, दोनों एक ही बात है। पर्सनल ड्राइंग मतलब अकाउंटिंग की टर्म से, और एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब टैक्सेशन की टर्म से, ठीक है। अब ये अमाउंट पप्पा को डिडक्शन मिला क्या? नहीं, पप्पा को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट डिडक्टिबल टू पप्पा। नॉट डिडक्टिबल मतलब क्या होता है भाई? मैंने बताया भाई कि तुमको डिडक्शन मिलना मतलब क्या। हाँ, मैंने आपको बताया था, वो इनकम में जो खर्चे माइनस होते हैं ना, वो जो खर्चे माइनस होते हैं उस गरीब शब्द को बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डिडक्शन ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स। वाओ, वंडरफुल। ठीक। अब पापा को डिडक्शन नहीं मिला तो मम्मी को इनकम हो ही नहीं सकती। क्यों? अरे किसी का खर्चा किसी की इनकम है ना। आप मेरे को पैसा दे रहे हो तो आपका खर्चा है कि नहीं है? अब ये पर्सनल है इसलिए आपके पापा को इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट खर्चा जरूर है ये आपका। समझ रहे हो? तो जब B2B चीजें होती है ना, बड़ा बता रहा हूं मैं, B2B, B2C नहीं, जहां कस्टमर आ गया, कंज्यूमर आ गया, B2B समझते हो, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, जैसा मेरा B2C है आप, ठीक है। अब B2B की बात करें, जैसे किसी कंपनी का आदमी है, कोई मेरे से पढ़ने आ गया, ठीक है, कोई कंपनी का आदमी मेरे से पढ़ने आ गया, तो उसको जो मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं या उसको जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं वो B2B है, क्योंकि वो आदमी को मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। जैसे मान लो अभी जब GST आया था ना, तब मैंने बहुत पैसा कमाया इससे, धपाधप पैसा कमाया, ठीक। काय को? लोग को आता ही नहीं था GST, हमारा तो धंधा है वो। तो हमने क्या करे भाई, लोग फोन करते भाई यार मेरे 4 स्टाफ है यार, उसको ट्रेनिंग दे। बोला ठीक है भाई, 2,500 रुपए एक दिन, आऊंगा 2 घंटे पढ़ाऊंगा चल जाऊंगा। 6 दिन गए, 15,000 वसूल। तब 2018 में, तब नया नया सी बने थे, 16 में सी बने थे, तब तो बहुत पैसा था, ठीक है। तो अब B2B अगर है तो मैं वो स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहा हूं, पर वो स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, स्टाफ को नहीं, वो कंपनी को ट्रेनिंग दे रहा हूं, और कंपनी के बिहाफ पे जो ट्रेनिंग ले रहा है वो स्टाफ है, ठीक है। तो जो कंपनी मेरे को पैसा देंगी वो उनका एक्सपेंडिचर है, हाँ कि ना? अरे उनका खर्चा है, मतलब उस पर उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उन्होंने उसका डिडक्शन ले लिया। जैसे कंपनी ने मेरे को 50,000 दिए, तो उनने अपने प्रॉफिट में से 50,000 माइनस करे ना, तो जितना भी प्रॉफिट होगा, समझ लो उनका 10 लाख का प्रॉफिट है, तो उसमें से उन्होंने 50 माइनस करे हैं, मतलब अब उन्होंने 9.5 लाख पे ही टैक्स पे करना है। जो 50 मेरे को दिए उसका खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो मेरी इनकम में 50 आएगा। तो यहां पप्पा को देखो, पप्पा को डिडक्शन मिला क्या 3 लाख का? नहीं। तो मम्मी की इनकम हो ही नहीं सकती, मम्मी की इनकम ये हो ही नहीं सकती है पिन मनी का। एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड यूजिंग सच पिन मनी इज अ कैपिटल एसेट, CA। क्या होता है ये? बात की बात है। CA मतलब कैपिटल एसेट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझ लेना ना, बोले मम्मी ये पैसे बचा के तुमको खरीद लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड यूजिंग इट, जैसे 3 लाख रुपए देते ना, मेरे मम्मी को मेरे पापा 50,000 रुपए खर्ची देते भाई, 10,000 रुपए खर्चा है, और तुमको लड़कों को बता दे रहा हूं क्या होता है जिंदगी में, ठीक है। अब जैसे आप पैसे दोगे, अब मैं, हम तो देते नहीं है, पर पापा देते हैं ऐसे मम्मी को। अब हमारे इसमें तो होता ही नहीं है, गरीब आदमी, तुमको मालूम मेरी हालत, ठीक है। बटन टूट गई तो बटन वाला बटन लगा के लाता हूँ, तो दिया नहीं पैसे, फिर मैं आज से सिलाऊ कल, ठीक है। हाँ, तो पापा मम्मी को पैसे देते हैं 50,000 रुपए, मतलब 6 लाख रुपए, ठीक है साक्षी, आप भी हंस सकते हो, बाकी सारे हंस रहे, ठीक है। हाँ, तो 6 लाख रुपए देते हैं। अब इससे होना क्या चाहिए? घर के खर्च चलने चाहिए। तो जब कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं या कुछ वो फूड ग्रेन्स, अनाज खरीदने जा रहे हैं, तो पैसे किसने देने चाहिए? मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को पैसे मिल गए। मम्मी ऐसे करती नहीं, मम्मी क्या करती है? पापा साथ में रहे, आप दो, आप दो। मैं भाई, मैं अभी तक ये करता हूँ, मतलब मैं, मेरे साथ में पापा रहे, पापा बाजू सीट में बैठते, अपन ड्राइवर, अपन गाड़ी चलाते, पेट्रोल फुल। वैसे मेरे पापा ही फुल करवाते, पर मैं फुल। और आज तक कभी मैंने पैसे निकाल नहीं। एक बार मैंने निकाले थे 2016-17 में, नए नए पैसे आए थे, थोड़ा सा बोला दे देता हूँ, पापा बोलते रख तेरे पास, मतलब तेरे पास रहने दे, ठीक है। तब से मैं देता ही नहीं, कनपट नहीं खाना है अपने को, ठीक है। तो ये जो पैसा मम्मी के पास आता है 6 लाख रुपए, ये बचता है, मम्मी ने क्या कर दिया, इससे एक प्लॉट ले लिया 5 लाख का, तो ये मम्मी का कैपिटल एसेट है। और इसको जब मम्मी ट्रांसफर करेंगी तो मम्मी को होगा कैपिटल गेन्स, जिसमें मम्मी को लगेगा टैक्स।
तब मम्मी ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं ये तो मेरी इनकम ही नहीं थी, तब मम्मी ऐसा नहीं बोल सकती। और ये अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म रहा तो क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म रहा तो क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये कहां पढ़ेंगे, कैपिटल गेन्स में, ठीक है, ओके। इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, ये एओपी और बीओआई के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल अपन पढ़ेंगे पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया सीन, मैं कल रात में, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कल रात में बैठे बैठे 50 लाख रुपए कमाए। बैठे बैठे रात में बैठा था सिद्धि 10 मिनट के अंदर। भाई मेरा यह हाथ दुख रहा था, मैंने इस हाथ को बोला मम्मा भाई तू दबा दे, मालिश कर दिया मस्त। फिर मैंने ये हाथ से फोन लिया, ठीक है, और अपने दूसरे अकाउंट में इस हाथ को ट्रांसफर कर दिया। क्यों, गलत है कुछ? अकाउंट में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, दिखो दिशा मामी किसमें, अपन गरीब आदमी। हाँ बोलो। अरे यार वॉलेट उधर रख के, इस जेब से पैसे निकाल के इस जेब में डालू तो पैसा कमाना बोलते हैं क्या? आईने के सामने गया, बोला बढ़िया रनो, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, बढ़िया पढ़ाया तूने आज कॉन्सेप्ट, चल तेरे को 25 लाख रुपए का तोहफा। ऐसा होता है क्या? मैं खुद के साथ बिजनेस करूं और खुश हो जाऊं कि वाह वाह मैंने पैसे कमाए पैसे कमाए, बेवकूफ रहूंगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। म्यूचुअल खुद बराबर ना, ठीक है, अरे हाँ कि ना, म्यूचुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। नो पर्सन कैन अर्न इनकम बाय डूइंग बिजनेस विथ हिमसेल्फ, ठीक है ना, मतलब एक आदमी खुद के साथ बिजनेस करके पैसा नहीं कमा सकता। अब ये इंडिविजुअल के केस में मैंने जो एग्जांपल्स दिए दोनों नॉनसेंस थे, ठीक है, बस अभी आप इतने ही सेंसिबल हो कि ये नॉनसेंस एग्जांपल ही समझ सकते हो, ठीक है। ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है एओपी बीओआई के केस में, और इस पे बहुत लफड़े होते हैं। इसमें बहुत लफड़े कैसे होते हैं मैं बताता हूं, ठीक है। बस एक अगेन ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा अंदर डिटेल नहीं जा सकता, फाइनल का कॉन्सेप्ट है। अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, एसोसिएशन होती है, अरे हाँ कि ना, एसोसिएशन होती है, जैसे एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स चैंबर्स ऑफ इंडिया या एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस की एसोसिएशन है, ठीक है। ये सीएस की एसोसिएशन क्या करती है, इसके अंदर आपको जैसे ही आप सीए बनते हो आपको मेंबरशिप मिलती है, हाँ कि ना। ये एसोसिएशन अपने मेंबर्स को बहुत सारी सर्विसेज देती है, हाँ कि ना, सर्विसेज देती है ना, बिल्कुल। अब ये एसोसिएशन और ये मेंबर्स दोनों सेम ही लोग हैं, क्योंकि ये मेंबर्स से ही एसोसिएशन बना है। तो जो जनरल सर्विसेज दिए जा रही है सबको, जो सबको, ये एसोसिएशन ऑफ सीएस मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसी कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। आईसीआई हमसे पैसा लेता है मेंबरशिप का, जो उनके हाथों में टैक्सेबल होता है कुछ हद तक, जिसकी अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई एसोसिएशन है, लोगों ने क्या करा अपने मेंबर्स के लिए, जैसे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी होती है, अरे हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, तो वो भी तो एक एसोसिएशन है, कोऑपरेशन है। तो आप क्या करते हो, मेंटेनेंस देते हो उनको, क्यों क्यों देते हो मेंटेनेंस? क्योंकि वो आपको कुछ सर्विसेज दे रही है, हाँ कि ना। जैसे आपके घर के सामने का कचरा साफ करना, झाड़ू मारना बरामदे में, बिजली का बिल भरना, कॉमन लाइट्स होती है, हाँ कि ना। आप कचरा डस्टबिन में बाहर रख देते हो, डस्टबिन लोग आके उठा के ले जा रहे हैं, सबको सर्विस मिलती है ये। तो जो जनरल सर्विसेज हर एक मेंबर को दी जाती है, उसके लिए एक मेंबर और एसोसिएशन सेम पर्सन माने जाते हैं। मतलब जो सर्विसेज जनरल है उसके लिए मैं और मेरी सोसाइटी सेम पर्सन है, तो सोसाइटी मेरे साथ बिजनेस करके पैसा नहीं कमा सकती। देखो बता ही देता हूं, एक एसोसिएशन अपने मेंबर्स को, ठीक है, दो टाइप की सर्विसेज देती है। एक जनरल सर्विसेज, ठीक है, और दूसरी स्पेशल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज मतलब क्या होगा? अबे जनरल सर्विसेज मतलब जो सबको दी जाती है, जो सबको दी जा रही है, ये लिखते हैं सबको, सिलेक्टेड लोगों को,
नहीं, जिसने मांगा उसको, मैंगो नहीं है वो, मांगा है, ठीक है, जिसने मैंगो उसको लिख दोगे नहीं तो, ठीक है। हाँ, तो एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती है, बहुत सारी सर्विसेज। ये जनरल सर्विसेज जो देती है ना, ये नॉट एन इनकम है, ये इनकम नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लगता है। यहां पे क्या लगता है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। मतलब ये लोग सेम है। कौन लोग सेम है? एसोसिएशन और उसके मेंबर्स। काय के लिए? जनरल सर्विसेज के लिए। एसोसिएशन और उसके मेंबर सेम है, जनरल सर्विसेज जो देती है उसके लिए। मतलब एक एसोसिएशन अपने मेंबर्स को जो जनरल सर्विसेज देती है उसके लिए ऑब्वियसली कुछ पैसा लेती होंगी। फुकट में करती है? नहीं नहीं, पैसा लेती है। तो ये जो पैसा है ये उनकी इनकम नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी है, एसोसिएशन और मेंबर्स सेम पर्सन माना जाता है, ठीक है। अगर स्पेशल सर्विसेज देती है तो ये इनकम है, टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 28। सेक्शन 28 में अपन ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, अभी समझ में नहीं आया होगा तो चिंता मत करो, मैं बता देता हूं कहा है अपने पास। अपने पास ये है, ये सेक्शन 28 है, इसमें लिखा है ये देखो, ट्रेड एसोसिएशन या फ्रॉम स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर मेंबर्स, जैसे लिखा है दिस इज एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। अगर स्पेसिफिक एक्टिविटीज दे रहे हो तो उससे इनकम जो होंगी वो टैक्सेबल रहेंगी आपको, और ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का एक्सेप्शन है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या बोलता है? आप अपने आप से बिजनेस करके पैसा नहीं कमा सकते, और वो कहां लगता है? जनरल सर्विसेज में, स्पेशल सर्विसेज में, स्पेसिफिक सर्विसेज में नहीं लगता है, ठीक है। सिंस एसोसिएशन एंड इट्स मेंबर आर ट्रीटेड एज सेम पर्सन, जैसे कॉमर का चैम्बर, स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट एसोसिएशन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर इज डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सर्विसेज, एंड इससे जो इनकम होंगी उनके हाथों में टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। समझ नहीं आया होगा तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है ज्यादा, ठीक है। देखो, एसोसिएशन और एक मेंबर, उनके मेंबर्स दोनों सेम पर्सन माने जाते हैं, ठीक है। बट अगर स्पेशल सर्विसेज दे रहे हो, स्पेसिफिक सर्विसेज दे रहे हो, जैसे मेंबर मांग रहे हो और आप दे रहे, अब इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो उससे जो इनकम हो रही है स्पेसिफिक सर्विसेज से वो टैक्सेबल रहेगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी क्या है? ये जनरल सर्विसेज जो नॉर्मली सबको ही दे रहे हैं, जो बोलता है एसोसिएशन और उसके मेंबर सेम पर्सन है, और एक आदमी खुद के साथ में बिजनेस करके पैसा नहीं कमा सकता, ठीक। हाँ। अब देखो, इसको नोट्स में कहां से डालना? 28 को उठा के या तो डाल सकते ना, इसको 28 में डाल सकते, इसलिए मैं ये पहले पढ़ाता ही नहीं हूं कभी, ठीक है, इसलिए मैं पहले पढ़ाता ही नहीं हूं, ठीक। अभी ये अनडिस्क्लोज सोर्स ये तो अपन बाद में ही पढ़ेंगे, आईएफओ इसमें अभी फायदा नहीं है कुछ। अब देखो, एक बहुत शानदार चीज करते हैं, बता के फायदा है क्या? तुम इतने बड़े हो गए क्या? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अभी के लिए याद कर लो, ठीक है, अभी के लिए याद कर लो इसको सारे लोग। कैपिटल रिसीट्स पे टैक्स नहीं लगता, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स पे टैक्स लगता है। जो वंस इन अ वाइल कभी कभी हो रही है कैपिटल रिसीट, उस पर टैक्स नहीं लगता, रेवेन्यू रिसीट्स पे लगता है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिलता है। क्यों? अरे भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? जिसने नहीं पढ़ा है मैं बताता हूं उनको, आप चिंता मत करो, पर जिनने पढ़ रखा है वो बताओ क्या होता है मैचिंग कंसेप्ट। यस, जिस साल का खर्चा है उसी साल का एक्सपेंडिचर उसके अगेंस्ट आप मान सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो इस साल मैंने 20 लाख कमाए, ठीक है, मेरा टैक्स भरने का मन नहीं है, मैं क्या करूंगा? अगले 10 सालों के सारे खर्चे इस साल कर लिए मैंने, और मैं बोलूंगा 20 लाख का खर्चा कर लिया मैंने, पूरी इनकम 20 की, खर्चे 20 के।
मेरी इनकम कितनी है, अगेन 12 लाख रुपए, ठीक है, ये इनकम इस साल में। अब मैंने इस साल एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, मशीन खरीदा जो 5 साल तक चलेगी, कितने में, 10 लाख रुपए में। अब मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने 12 लाख रुपए इस साल कमाए, इस साल मैंने कितना कमाया, 12 लाख, पर 10 लाख रुपए की तो मशीन ले लिया मैंने, तो मेरी इनकम तो 2 ही लाख की हुई ना। क्या ये मशीन बिजनेस के लिए लिया, पूरा घर पे क्या करूंगा, प्रोडक्शन करने वाली मशीन का, बराबर। तो ये मशीन खर्चा है भैया, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है बिजनेस एक्सपेंडिचर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 5 साल चलने वाली है। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को वायलेट करते हो। कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है ये इनकम आपकी इस साल की है ना, इसके अगेंस्ट सिर्फ इसी साल के खर्चे माइनस करो, इसके अगेंस्ट सिर्फ इसी साल के खर्चे माइनस करो। ये जो मशीन है ये आपको 5 साल चलने वाली है, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसका डिडक्शन नहीं मिलता, फिर क्या मिलेगा इसका, इसको आप कर लो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज इन अकाउंट्स, एंड इसका आपको मिलेगा डेप्रीसिएशन। कौन से सेक्शन में, 32 में। तब जाके मैचिंग कॉन्सेप्ट को जम जाएगा। ऐसा नहीं है बरा कि इनकम टैक्स पूरे अकाउंट्स के मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दे रहा है, पूरी अकाउंटिंग की धज्जियां उड़ गई है। देखो कोई भी लॉ बनता है ना, कोशिश की जाती है कि जो जो चीजें अपने को लगने वाली है उनको साथ में लेके चलना है। ये पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट। स्टेच्यूट पता है ना, मतलब जो भी लॉज है ना उनके इंटरप्रिटेशन के रूल्स है, रूल्स ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कि जब भी कोई लॉ बन रहा है ऐसा नहीं है बाकी सबको अरे जान दो अपन ही बाप है, ऐसा नहीं होता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता। नहीं तो सोचो एक एक्ट है, आप देश की, इंडिया की एक्ट है, दूसरी एक्ट बनाया आपने, ये बोले अरे सबको चुल्ले में आंदो, बोले धज्जियां उड़ा दो, सबकी मैं ही बाप हूं, ऐसे थोड़ी जमेंगे, ऐसे तो देश उखड़ जाएगा। तो जब भी कोई एक्ट बनती है ना, कोशिश की जाती है कि बाकी फालतू की चीजों की धज्जियां ना उड़ाई जाए, जो मैं आपको आगे हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर था, ये था भैया अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा पूरा का पूरा, इसका पूरा का पूरा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल का थोड़ी खर्चा है। तो सर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उनका डिडक्शन मिलता है, जो रेवेन्यू रिसीट्स है उन पे ही टैक्स लगता है। आपको सिर्फ रेवेन्यू रिसीट पे टैक्स लगता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही डिडक्शन मिलता है। फिर जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करे उन पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। एक बहुत शानदार सी चीज लिखी हुई नीचे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अनलेस, नॉर्मल रूल क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, रेवेन्यू रिसीट्स पे टैक्स लगेगा। मतलब जो कैपिटल रिसीट आपको हो रही है उस पे टैक्स नहीं लगता सर, यस यस, बोले रुको रुको रुको, नीचे लिखा है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ये अदरवाइज बीच में जो है लास्ट में, मतलब जब तक हम इसके अलावा कुछ और नहीं बोलते। नॉर्मल रूल क्या है, कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगेगा अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। और अगर हमने बोल दिया कि ये कैपिटल रिसीट है इस पे टैक्स लगेगा, तो इस पे टैक्स लगेगा। जैसे ये देखो, ये ठीक है, ये सेकंड वाली, ये सेम चीज पीजीबीपी में लिखी है, कैपिटल रिसीट्स नॉट टैक्सेबल, कैपिटल लॉस उसका डिडक्शन नहीं मिलता। और ये जो सेकंड रिसीट है ना, ये कैपिटल रिसीट है बेटा। सर इस पे क्यों लग रहा है, उनने सेक्शन में डाल रखा है, उनने सेक्शन में डाल रखा है कि ये कैपिटल रिसीट है, फिर भी इस पे हम टैक्स लेंगे। सेक्शन में लिखा है, चार्जिंग सेक्शन है, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो इसलिए ये वर्ड काम का हो जाता है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज।
जब तक हम कुछ और नहीं बोले। ये नॉर्मल रूल है। इनकम, सॉरी कौन से, रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, कैपिटल रिसीट्स, अरे उल्टा बोल दिया, रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टिबल, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट डिडक्टिबल। ये बोलने की बात है भैया, उनके जो मन में आएगा ना उस सेक्शन के अंदर कैपिटल रिसीट को ठूस देंगे, लिख देंगे, बोले टैक्सेबल है। होता क्या है मैं बताता हूं। नॉर्मली इन्होंने क्या बोल रखा है कि कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता। क्या बोल रखा है इन्होंने, कैपिटल रिसीट्स पे टैक्स नहीं लगता। देखो जो कैपिटल रिसीट्स है इन पे टैक्स नहीं लगता। बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जो रिसीट्स है इनकी उसको कैपिटल बता देते हैं कि भैया मेरे को जो पैसा मिला ये तो कैपिटल रिसीट है, और आपने लिखा है कि कैपिटल रिसीट पे टैक्स नहीं लगता, बच जाते। फिर क्या मतलब, वही अगेन कोर्ट में केस चलता है, असेसी जीत जाता है, फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, अमेंडमेंट लेके आता है। तो ये है ना, नहीं लगेगा, ठीक है, सेक्शन 28 में डाल दिया उठा के। अब बोलते हैं कैपिटल रिसीट इस पे टैक्स नहीं लगेगा। बोले हमारे सेक्शन 28 में लिखा है कि तेरे को अगर कंपेंसेशन मिला है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और फॉर टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। लिखा है, हमने लिखा है, लिखा है, लिखा है। बोले ऐसा तो नहीं चलता, तुम कुछ भी लिख दो। बोले हम कुछ भी लिख सकते। अब इससे बातों में एक बात निकल के आ गई, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आगे आप लॉ चेंज कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपने बीच में सुना नहीं, राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिए थे? अरे उस पर लफड़ा हो गया था उसका, उसने कहीं तो हेट्रेड स्पीच दे दिया, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, जहां तक मेरे को अपडेट था वहां तक। अब पता नहीं अभी वो निकला कि नहीं निकला, ठीक है भाई। कब क्या अमेंडमेंट आ जाता। अब फिर इससे होता क्या है मैं बताता हूं आपको। देखो इस पॉइंट पे अमेंडमेंट आया, जैसे प्रणव चांडक वर्सेस सीआईटी, ये केस था, ठीक है। मैं जीत गया, मैं क्या हो गया, जीत गया। एक मिनट, कौन भावला इतने बार कॉल कर रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, प्लीज कॉल ऑन माई ऑफिस नंबर, आई एम इन लेक्चर। ठीक, तो ये दिक्कत होती है। अब बुक का स्टेटस मैं बताऊं, प्यारा बच्चा है मेरा, ठीक है यार। मतलब समझ नहीं आता अभी। कल एक बच्ची, सर वो ऑफर खत्म हो गया है और मुझको सिर्फ 500 रुपए का डिस्काउंट चाहिए सर, आपके लिए कुछ बड़ा अमाउंट थोड़ी है। मैं भाई लेक्चर में था, बताओ कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे बता। फिर 500 रुपए मतलब खत्म हो गए आपके लिए। आप मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, 500 रुपए जेन्युइनली कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे ही कम कर देता हूं। कॉल करेंगे ना, आवाज मेरी सुरीली ना मैं लड़की, काहे कॉल करना भाई, ठीक। हाँ, तो अभी केस क्या था, पीसी वर्सेस सीआईडी का, मैं जीत गया। अब जैसे मेरा केस चल रहा है ना, जो भी इशू पे मेरा केस चल रहा है, आप सबका उसी इशू पे चल रहा है, अलग अलग हाईकोर्ट में। समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं XYZ इनकम नहीं टैक्सेबल है, और आप सब लोगों को XYZ टाइप की इनकम हो रही है, आपका भी केस चल रहा है। मेरा केस पहले नंबर लग गया, मैं जीत गया केस, मैं जीत गया केस। मतलब मेरी इनकम पे अब टैक्स नहीं लगेगा, मेरी इनकम नहीं मानी जाएंगी। अब आप सारे क्या बोलोगे, अब गवर्नमेंट क्या करेंगी, अमेंडमेंट लेके आएंगी, अमेंडमेंट लेके आएंगी कि आज से ये इनकम टैक्सेबल है। अब ये इनकम टैक्सेबल है तो आप बोलोगे, अब आप लोग क्या बोलोगे, केस लॉ का रेफरेंस लेते हैं, पता है ना आपको, नहीं बताऊंगा तो मैं बताता हूं। जैसे अगर मेरा कोई केस मैं जीत गया, ठीक है, मैं महाराष्ट्र हाईकोर्ट में लड़ रहा हूं, आप किसी हरियाणा के हाईकोर्ट में लड़ रहे हो, या आप किसी गुजरात के हाईकोर्ट में लड़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपका जो वकील रहेगा वो मेरे केस का रेफरेंस लेगा कि सर पीसी वर्सेस सीआईटी के केस लॉ में हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया था ब्ला 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 कि इनकम नहीं है, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट ले आया, और ये अमेंडमेंट कैसा है, रेट्रोस्पेक्टिव है। क्या है ये अमेंडमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अभी से नहीं लगेगा, एक होती है प्रोस्पेक्टिव, आज और आज के आगे, दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव पहले से। मतलब आप तो डूब गए, क्या इसके अंदर मैं भी डूब सकता हूं?
मैं जीत गया, मेरे को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं लगती। जिस असेसी के केस में ये रिजल्ट आया है, जिस असेसी के केस में ये रूलिंग आई है ना, उस पे अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होती। नहीं तो सोचो क्या होगा, लोग केस जीतेंगे, गवर्नमेंट अमेंड कर देंगे और बोलेंगे भरो टैक्स। मैं बेवकूफ हूं, मतलब सर पे लिखा है मेरे सी। तो ऐसा मेरे पे नहीं लगता। हाँ, बट मेरे जैसे बाकी गरीब लोग वो डूब गए, आप सब डूब गए, आप सबको टैक्स भरना पड़ेगा। सर ये कौन सी ऐसी बात होती है, हमको बताओ ना फाइनल में। ठीक है, हाँ डन भाई, समझ में आया। अब ये लिखा है कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, रेवेन्यू रिसीट्स ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली एग्जम्प्टेड। सारी रेवेन्यू रिसीट पे टैक्स लगेगा, बट अगर एग्जाम कर दिया तो माफ। ठीक है, ओके। ये कुछ केस लॉज है, ये मैंने दे रखे हैं बुक पर, ये रिवीजन के लिए काम किया, अभी कुछ काम के नहीं है। देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस कैपिटल रिसीट है, ठीक है। कितना टाइम हुआ? वो 78% कहां से, मैंने बताया था ना आपको, पक्का वापस बताओ एक बार। पता है आपको 78% कैसे आएगा? सर मैं तो आई नहीं थी, मेरे को फीवर था उस दिन, आपको पता है? अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है 60%, ठीक है। सरचार्ज का रेट कितना है? सर सरचार्ज रेट तो वो होता है ना 10%, 15%, 25%, 37%, वो नॉर्मल इनकम को लगता है, ये स्पेशल इनकम है। और ये जो अनडिस्क्लोज्ड जो सोर्स वाली इनकम है ना, ये तो अपना रेट अलग से लेके चलती है, बोले मैं अपन अपना रेट लेके चलेंगे भाई 25%, मतलब 50 लाख के अंदर रही तो भी 25। हाँ, ऑलवेज विथ जेड, ऑलवेज, ठीक है। तो सरचार्ज लगेगा 25%। सरचार्ज कायका लगता है 25% ऑफ इनकम टैक्स, हाँ कि ना। तो समझ लेते हैं अपन कि भैया किसी की इनकम है, किसी ने 10 लाख रुपए छुपाए। कितनी इनकम है? 10 लाख रुपए। तो उसका टैक्स कितना आएगा 10 लाख का? 60%, 6 लाख, हाँ कि ना। अब ये 25% कायका निकलेगा सरचार्ज का, 25% ऑफ 6 लाख, हाँ कि ना, 1,50,000, ठीक है। अब जिस झंडू बाम को समझता है मैथ, उसको बता रहा हूं, 60 का 25% होता है 15%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 7,50,000। इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज 60 और 25, 75%। हेल्थ एजुकेशन सेस एट 4% ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, 75 का 4, 3%। तो 7.5 लाख का 3% कितना हो गया? सॉरी, हाँ 3%, 7.5 लाख का 4% निकाल लो, 4,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, नहीं रे 30,000 हो जाएगा झंडू। अबे यार क्या कर रहे हो तुम? 30,000, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया? 78%। ये कितना हो गया? 7,80,000, ठीक है। जिस झंडू बाम को ये कैलकुलेशन टैक्स का समझ में नहीं आया, आपका मैथ्स खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऐसे। एक 3 महीने बाद एक बच्चे की मेरी क्वेरी आई, बोलूं मैंने सर टैक्स वैक्स चालू कर दिया, आईएफओएस में आता ना, ये आईएफओएस में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। मैंने टैक्स वैक्स शुरू कर दिया आईएफओएस में। मैंने बोला 78% तो मैंने बता रखा है आपको, वो बीसिंग में मैंने बता रखा था। तो बोले सर 60 और 25, 85 और 4, 89 होना चाहिए ना, आपने 78 करवा दिया, शायद गलती होगी आपसे बुक में। मैंने बोला मतलब साला तू पहले लेक्चर में पूछता ना, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में तो मैं समझ सकता था, तो आईएफओएस में आके ये पूछ रहा है तो बहुत मारने का मन होता है। मतलब सीधी गाली निकलती है मुंह से कि बेटा तुमसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 60 पे 25% है, तो 60 इंटू 25 15 होता है। ये 60 प्लस 15 75 हो गया, ये इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है। अब ये 75% पे 4%, तो कुछ कुछ लोग नमूने अलग से ही कुछ करते हैं, 75% इंटू 4% कुछ होता ही नहीं उनका, ठीक है। तो 75 का 4% 3 दिखता है, तो ये हो गया 78%, 2 और 3 बार। और जिसको ये नहीं समझता उसने क्या करना, इनकम मानने का 10 लाख, 10 की जगह आप 1 लाख मानो, 1 लाख की जगह आप 1,000 मानो,
10 लाख की इनकम पे 7,80,000 का टैक्स, मतलब 78% होता है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। 7,80,000 पे 10 लाख कितना आता है? ठीक, डन है बाबा? कोई आपत्ति? अब मेरा मन मान नहीं रहा है, ये तो मैं आपको पढ़ा देता हूं एक बार, ऊपर ऊपर से नाम बताता हूं। कैश क्रेडिट, ये आईएफओएस में पढ़ने वाले अपन वापस से, ठीक है। कैश क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, ठीक है। आप बोल रहे हो सर मेरा हुआ ही नहीं, मेरा है ही नहीं पैसा, मेरे अकाउंट में किसी ने डाल दिया, मेरी इनकम ही नहीं है ये। मेरे अकाउंट में 50 लाख है, मैंने 20 लाख पे टैक्स भरा। अब होता क्या है, सेल्फ असेसमेंट है, पकड़ा गया तब चोर। अच्छा तुमको नहीं पता ना, सेल्फ असेसमेंट होता है अपने इंडिया में 140A, सेक्शन 140A, सेल्फ असेसमेंट। आपको अपनी इनकम पे खुद ही टैक्स कैलकुलेट करके देश को, गवर्नमेंट को भर देना है। अगर तुम्हारी स्क्रूटिनी निकली तो दिक्कत है, नहीं तो चल रहा है, ठीक है। पकड़ा गया तब चोर है। तो मैंने बोला ठीक है यार, कहां तो पकड़े जाएंगे। 50 लाख रुपए अपनी इनकम थी, उसमें से सबसे बड़ा जो डीलर था मेरा, उससे 30 लाख है। मैंने बाकी चिंगे मुंगे जो लोग हैं उनकी इनकम दिखा दिया, 20 लाख, 30 लाख में खा गया। फिर निकली मेरी स्क्रूटिनी, मेरे को कहती 30 लाख कहाँ से? मतलब साहब पता नहीं मेरे को किसने तो डाल दी मेरे अकाउंट में, मुझे तो चाहिए भी नहीं थे, मैंने तो यूज भी नहीं करे, देखो वैसे ही पड़े। बोले अच्छा कहाँ से है बता? बोले साहब मेरे है ही नहीं। बोले दे दे। बोला नहीं नहीं मुझे मेरी है। बोले कहाँ से लाए? नहीं बता पाया। बोले ठीक है 30 लाख तेरी इनकम है, 78% टैक्स भर, खत्म। समझे? पहले क्या होता था, 30% टैक्स लगता था। तो लोग क्या सोचते थे, अभी भरा तो भी 30%, पकड़े गए तो 30 का क्या ऊपर 5% की पेनल्टी लगेंगी, 35 भर देंगे भाई, नहीं तो पूरा बच जाएगा ना। अब लोग डरने लग गए। मोदी एक ही चीज अच्छी कर रहा है, खौफ लेके आ रहा है लोगों में भाई, खौफ आ गया है, फेसलेस असेसमेंट हो गया है। पहले लोग जुगाड़ कर लेते थे, मतलब इतने तगड़े कॉन्टेक्ट थे ना तुम्हारे भाई के, अब असेसमेंट आदमी दिखता नहीं है तुमको सामने, किसको संभालूंगे? अरे मेरे को ये दिख रहा है कैसा दिखता है, अभी गूगल ड्राइव वाला बच्चा कैसा दिखता है मेरे को पता ही नहीं है, कौन है वो मुन्ना। तो इधर उधर जाता हूं मैं चौक चपारे में, लफंडर बने करते हो, देखना पड़ता भाई कोई है तो नहीं, समझ रहे हो? असेसिंग ऑफिसर आपको पता ही नहीं कौन है, दिख ही नहीं रहा, ये है भैया, दिख रहा है कैसा आदमी है, देख रहा है इसका घर दार सब समझ। तो मोदी एक चीज अच्छी कर रहा है, खौफ में मार दे रहा है। एक मैंने कहीं तो पढ़ा था, दुबई, आप पता होगा आपको, तो दुबई के अंदर है ना बहुत सारी शानदार चीजें। क्यों पता है? इंडिया के अंदर पीपल आर गॉड फियरिंग पीपल, दुबई के अंदर दे आर लॉ फियरिंग पीपल, वो लॉ से डरते हैं। ठीक है, आप चोरी कर लो हाथ काट देते, बोलते नहीं, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारी वीडियोस में। मतलब ऐसा नहीं है छोटी मोटी पिक पॉकेट कर लिया तो हाथ काट दिया, बट लॉज देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट। आप किसी लड़की को जबरदस्ती ऐसे कुछ भी फालतू की बातें कर दो, आपको जेल में डाल देंगे। यहाँ इंडिया में तो लुच्चे लफंगे जहां जगह जगह पे घूम रहे हैं, मैडम नंबर दो आपका, ये नंबर से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे। क्यों? हम सोचो यही, अगर तुमने किसी लड़की को नंबर मांगा तुमको जेल में डाल देंगे, उसने कंप्लेन कर दी तो, ऐसा लॉ है। तो 100 में से 90 लड़कियां कंप्लेन कर दी, बचे हुए 10 लोग वैसे ही लपक जाते। तो इन इंडिया पीपल आर गॉड फियरिंग, भगवान से डरते हैं, कुछ भी हुआ भगवान से डर, क्या कर रहा है मेरे साथ, ऐसा कोई नहीं डरता। बोले भगवान के पास जब जाना है तब जाना है, और तब तो मैं मर चुका हूं, अभी तो मजे ले लेता हूं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट बाकी चीजों में तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में जो लीगल सिस्टम है बहुत ही अजीब सा है, बट टैक्स में तो कर रहा है 70% टैक्स, 78% भाई। और इसमें पता है कैश क्रेडिट, इसमें 2 अमेंडमेंट्स आई है, ठीक है। अब लोग क्या बोलते थे, नहीं नहीं मेरा पैसा नहीं है, मेरे को नहीं पता, किसी ने तो डाल दिया, ठीक है भर टैक्स। अब कभी कभी है ना लोग बोलते हैं भैया मैंने तो लोन लिया है, जैसे अभी मेरे अकाउंट में 30 लाख पड़े, ठीक है। अब मैंने बोला मैंने वर्षिल से लोन लिया है, तो मैं छूट नहीं गया, वर्षिल के बाद जाएंगे, बोले तूने 30 लाख का लोन दिया चांडक को? बोले हाँ। तू बता साले तेरे पास कहां से है? हाँ, अब तू बोलेगा मैंने उससे लिए, तो उसको पूछेंगे तेरे पास कहां से, सोर्स बताओ। फिर तीनों को ठोकते, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट,
तो ये लोन का शेयर कैपिटल का भी आया हुआ है। क्या बोलोगे सर वो ये मेरा शेयर कैपिटल है, मैंने लोगों से शेयर्स पैसे रेज करे कैपिटल के नाम पे, ठीक है। तो बोले अच्छा किन से करे, जिनने कर रखे है तुमने कहाँ से दिए पैसे, तुम्हारे पास कहाँ से है। अब पहले क्या हुआ होता था, पहले ये नहीं था लोन वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं बोलता मैंने इससे लोन लिया भाई, या वर्षिल से लोन लिया, ठीक है। अब ये मैं छूट जाता था, इसको कुछ नहीं, इसको नहीं पूछते क्योंकि इसका ओरिजिनली असेसमेंट ही नहीं था ना। ये बोलेंगे भाई मेरे पास कहां से है, तुम उसका देखो, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, मैंने लोन दिया, मेरी गलती थोड़ी है, मैंने दे दिया लोन मेरा। अब जब मेरे ऊपर आएगा तब सोचेंगे अपन, पर अब लिंक कर दिया, जिसने लोन दिया उसके पास भी जा सकते। तो अब जो लोग करते थे ना कि भाई हाँ ठीक है मेरे को लोन दे दे, अब ये हैंड लोन हम बहुत करते थे पहले 2018 19 20 तक। भाई मैं मारवाड़ी, मेरे सारे दोस्त ऑलमोस्ट मारवाड़ी, जो धंधे वाले और जो दोस्ती वाले दोस्त है 7 8 दोस्त, उनसे कोई संबंध ही नहीं है पैसों का। जो अपने दोस्त है ना उनसे संबंध ही नहीं, 8 दोस्त है मेरे, सब कुछ सिंधी पंजाबी, मतलब दोस्त वाले दोस्त, कोई संबंध नहीं पैसे का। जहां घूमने आ रहे जिसको जो टिकट बना रहा है बना ले भाई, जो खर्चा कर रहा है, और जो बाकी अलावा दोस्त है धंधे वाले वो सारे मारवाड़ी। हैंड लोन चलते रहता है भाई, हाथ उधारी दे, 2 लाख दे, कैश देता हूँ, एंट्री वेंट्री चलते रहती है। एंट्री वेंट्री घुमाना समझता हो तुम, सिखाऊंगा आगे, सारे हेड्स हो जाएंगे सब, एंट्री वेंट्री सब समझ जाओगे, ठीक है। तो एंट्री घूमती है, तो ये चलते रहता है। तो पहले कैसा होता था भाई, मैंने उसको लोन दे दिया, खत्म, मेरे पास है, मैंने दे दिया उसको। अब उसके ऊपर असेसमेंट आई तो मेरे ऊपर आज नहीं आ सकती थी। अब ऐसा हो गया कि मैंने बताया ना किसी को मैंने हैंड लोन दिया, अब मैं हैंड लोन देना बंद कर दिए। मतलब बहुत खास वालों को देते हैं, जो भी वो पैसा जो व्हाइट में है पड़ा, जब मेरे पास 40 लाख पड़ा है तो मैं 40 लाख तक की लोन दूंगा किसी को, क्योंकि मैंने वो दिखा रखा है कि मेरे पास इतना पैसा है। अब नहीं देते किसी को, अच्छे खासे पहचान वाले को भी नहीं देते, नहीं भाई तेरे पसारे में मेरे को नहीं गिरना है, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत कम हो गई है अब, मतलब जो बचाते हैं लोग। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बिल्डिंग है 50 लाख की, 2 करोड़ की, ठीक है। और मैंने अभी पिछले अपने जब से मैंने पैसे कमाना शुरू करे, जब से रिटर्न भरे, मैंने 1,60,000 1 करोड़ 60 लाख की इनकम दिखाई है। जब मेरे पास 1 करोड़ 60 लाख की इनकम है अभी तक की पूरी, मान लेते आपने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 करोड़ की बिल्डिंग आई कहां से, जब आपने लोन भी नहीं लिया है, बताओ। दूसरा, तीसरा, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, ज्वेलरी। आपके घर पे सोना मिल गया, पैसा मिल गया, बुलियंस मिल गए। बुलियन समझते हो ना, अरे यार बुलियन नहीं समझते, सोने की बिस्कुट। अब सोने की बिस्किट नहीं होती वो, बेसिकली ब्रिक्स होते हैं, हाँ बिस्कुट। इट कैन हैव एनी फॉर्म, मतलब रॉ गोल्ड, आप उसको रेक्टेंगल बनाओ तो लोग बिस्किट्स कहते हैं उसको, ठीक है। गोल में बनाओ तो गिन्नियां कहते हैं, गिन्नी पता होगा, नहीं पता गिन्नी, ठीक है। हाँ सोने की गिन्नियां होती है। तो ये किन से है, ये सब मारवाड़ियों से है, ये सब बनिया लोग की दिन है देश को। क्या होता है, अगर मैं ये ब्रेसलेट की बात करूं तो ये ब्रेसलेट अभी मैंने 2 लाख का लिया होगा, तो जब मैं इसको वापस देने जाऊंगा ना, इसमें 5 6 7% 10% तक मेकिंग चार्जेस होते हैं, बराबर है। प्लस इसमें डायमंड लगे, ये वेस्ट है डायमंड, इसका कोई रीसेल नहीं आता, डायमंड एक बार शेप में कट गया तो। सबसे बढ़िया चीज होती है सोना, ये मैं धंधा बता रहा हूं तुमको, सोने में पैसा इन्वेस्ट करो। कभी तुम्हारे पास 20,000 है, सोना ले लो, सोने आती गिन्नी आती इतनी छोटी छोटी, पूरा नहीं मिलता है, 10 ग्राम नहीं ले सकते हो, 10 ग्राम का 1 ग्राम ले लो भाई, 5,000 का, पैसे बड़े हैं, 5,000 उड़ जाएंगे आपके। आप फोन खरीदोगे, वैल्यू नहीं है उससे, 1 लाख का फोन 1 साल में नया मॉडल आएगा 60,000 का हो जाएगा आपका। आप 1 लाख का सोना ले लो, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, मेकिंग चार्जेस बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, अभी ये अगर कोई भी ज्वेलरी ली आपने तो मेकिंग चार्जेस लगते हैं, ठीक है। प्लस उसको मेल्ट करना पड़ता है फिर दूसरी ज्वेलरी बनाने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, ये ज्वेलरी बनाने की जगह बुलियंस बना लेते हैं। बुलियंस मतलब रॉ गोल्ड, जिसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगे। जैसे बिस्किट है, रेक्टेंगल शेप में बिस्किट बोलेंगे, गोल में उसको गिन्नियां बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बुलियन कहते हैं। आपके पास पैसा पड़ा है, पता नहीं मेरे पास कहां से पैसा है, मेरे लॉकर में 5 6 करोड़ पड़े, दो देंगे पकड़ के तुमको, बताओ। बोले नहीं मेरा नहीं है साहब, किसी ने तो डाल दिया, लेके जाएंगे। बोले लेके जा रहा हूं, नहीं नहीं साहब मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर कहां से आया, बोला वो कमाए थे मैंने, टैक्स नहीं भरा उस पर, ठीक है, दे 78%। बुलियन ज्वेलरी मिल गई तो भी ठीक है।
चौथा देखो भाई, ये शानदार चीज है। अब मेरे को पता है ऊपर सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला था, आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका पैसा कहां से लाया आपको बता नहीं सकते हो। फिर मैंने क्या करा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो 2 करोड़ की बिल्डिंग थी ना अपनी, मैंने, बिल्डिंग की वैल्यू 2 करोड़ है, मैंने दिखाई है 20 लाख। क्यों? 20 लाख की बिल्डिंग कौन सा जाके देखने वाला है? नहीं देखेगा। पर देख लिया, अगर उसको पता चल गया ना 2 करोड़ की है, पूछेगा बचे हुए 1 करोड़ 80 लाख तूने कहां से दिए बता। गया अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, बताया था मैंने आपको। मैं गरीब आदमी, ठीक है, बेटी की शादी भी कर दी 5 करोड़ 50 करोड़ जितने भी अमाउंट, 5 करोड़ खर्च कर दिए, और कहता हूं कि 10 लाख कमाता हूं। पिछले 20 साल से कमा रहा है 10 लाख, कितना हुआ 2 करोड़। इतनी कंपाउंडिंग नहीं होती भाई। खर्चे वर्चे भी गए तो बोले बता कहां से लाए पैसे। मैं बोले लोन लिए। जिससे लिए उसको पूछेंगे बता तूने कहां से दिए। बोले नहीं मैंने दिया ही नहीं, झूठ बोल रहा है। ठीक है। और ये लास्ट वाला हुंडी चिट्ठी का है। ये हुंडी चिट्ठी खैर अभी नहीं बताता हूं मैं आपको, बाद में जब इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब बता दूंगा। ठीक। तो ये सारा थ्योरी वेरी है, बहुत सारा, बहुत शानदार चीज है। आगे बहुत मजा आएगा जिंदगी में, आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक डाली थी मैंने, देखे आपने? कितने बच्चों ने क्वेश्चन बैंक सॉल्व करी? तुम्हारे बच्चे आड़े पैदा होंगे, आड़े, ऐसे 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 ऐसे। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर सारी वो चीजें हैं जो जिंदगी में होनी चाहिए। मतलब आपको मैं बता दूं मैंने क्या लेवल का बना रखा है। ऐसे तारीफ तो करता नहीं हूं मैं खुद की, मतलब कितना तारीफ करेगा कोई इंसान यार खुद की, परेशान हो जाऊंगा मैं। ठीक है। ये टोटल कंप्यूटेशन का चैप्टर है। ठीक है। मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला एक जैसा चाहिए था, तो मैंने CS एग्जीक्यूटिव की ओल्ड मॉड्यूल से निकाला ये खोद के। ये पिछले बार भी था, ये CS एग्जीक्यूटिव की ओल्ड मॉड्यूल से निकाला। एक AMT का अपन ने जिक्र करा था, AMT का जिक्र करा था ना, ये बोला था ये 115 BAC लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सबसे लास्ट चैप्टर में दे रखा है पूरा का पूरा। ये सारे एग्जाम्पशंस डिडक्शंस जो नहीं मिलते, ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे है आपके। ठीक है। ये पूरा का पूरा, ये इसके क्वेश्चंस। ठीक है। अब ये इतने में चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, ये पूरी कैसे लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी इनकम निकालो, फिर हाउस प्रॉपर्टी। अभी जो मैंने आपको बताया ना ऊपर ऊपर का, कि सैलरी इनकम निकालो पहले, फिर हाउस प्रॉपर्टी निकालो, फिर PGBP, कैपिटल गेन्स, IFOS, ठीक है, क्लबिंग सेट ऑफ लगाओ उस पर, फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, फिर ये टोटल इनकम होंगी 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे 288 में। ठीक है। फिर टैक्स निकालो, सरचार्ज, 87 का रिबेट, HEC, नेट टैक्स लाइबिलिटी। अभी ये आगे वाली चीज नहीं बताइए आके, क्योंकि ये अभी आता नहीं आपको। ठीक है। ये फिर एक बार पूरा राइटिंग में, फिर टेबल में अमाउंट के साथ, फिर यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे अगेन ये AMT के क्वेश्चन ही नहीं है आपकी मॉड्यूल के अंदर, तो CS की मॉड्यूल से लिए, ये ओल्ड सिलेबस का। एक ये AMT का क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा CA फाइनल की मॉड्यूल का, वो भी डाल दिया आपके इसमें। मतलब मरूंगी नहीं, आप चिंता मत करो। ठीक है। तो इसके अंदर आई मेड ऑल द एफर्ट्स कि इसमें हर एक चीज का क्वेश्चन रहे। देखो यहाँ पे स्टडी मटेरियल CMA का है, ये ओल्ड सिलेबस की इसमें था। न्यू सिलेबस का CMA का मटेरियल देखोगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये पूरा प्रोविजन समझाने के लिए। प्लस एक बार इस बार जो नया कर रखा है वो ये है कि पिछले बार क्या होता था, जो क्वेश्चंस प्रोविजन समझाने के लिए है, जैसे ये ऊपर वाली प्रोविजन है, ये चार्ट है। ठीक है। ये चार्ट में जो प्रोविजन है ये समझाने के लिए क्वेश्चन है, तो इसके आंसर यहाँ पे पूरे के पूरे दे रखे हैं, क्योंकि ये आप ऑब्वियसली खुद कैलकुलेट करोगे। आगे के जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर ही उड़ा दी मैंने, इसके आंसर ही उड़ा दी। क्यों, क्या होता है, मैं कितना भी बोलता हूँ कि भाई बच्चा ईमानदार रहेगा ईमानदार रहेगा ईमानदार रहेगा, जैसे मैथ्स में होता था अपना, बाजू में आंसर देते थे, तो अभी वो गायब हो गया। अब आंसर नहीं आते बच्चों को, क्योंकि ऑब्वियस है, अपने को लगता है ऐसा देख लेता हूं एक बार, देख लेता हूं एक बार, और एक बार जब देख लिया ना आपने, तो वो आपको आदत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी हर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी लाइक अ टेस्ट फॉर यू, कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करना है, पता ही नहीं क्या करना है, पूरा फॉर्मेट दे के रख दिया तो सेंस नहीं बनता। और फॉर्मेट मैं सोच रहा था कि आंसर उड़ाऊं सिर्फ,
बट उससे कोई सेंस नहीं बनता था क्योंकि फॉर्मेट पूरा रेडी है, और फॉर्मेट अगर रेडी है तो उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला खेल के मतलब है नहीं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से सोचो उसमें चीजें कि भाई अपने को कैसा करना है स्टार्टिंग से, और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉल्व होंगे, कुछ लगभग 380 के आसपास क्वेश्चंस और एग्जांपल्स है, ठीक है, सिर्फ डीटी में। और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन बैंक के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के अंदर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट, मैंने सारे प्रैक्टिकल सॉल्व किए हैं और डिस्क्रिप्टिव एक दो समझ नहीं आए, जो आज पढ़ा है आपके बाकी क्वेश्चन अच्छे थे, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन उसमें दे भाई, ये क्वेश्चन फाइनल के उठा के डाल रखे हैं मैंने, ये आप इंटर की किसी बुक में ढूंढ लो, आपको मिलेगा नहीं किसी भी ऑथर की बुक में, ठीक है। ये देखो, ये हुंडी चिट्ठी वाला नहीं बताया ना मैंने आपको, ये सारे थ्योरी। क्यों, क्या होता था मालूम है, मैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम पढ़ाता था, बच्चा हवा में ही समझता ना, उसको दिखता ही नहीं सामने क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, वो बेसिकली फाइनल का पार्ट है, ठीक है। आपके मॉड्यूल में कैसा, वो बस नाम लेके छोड़ दिए उसका, समझते हो ना, कि बस हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगी ये बोल के, बस आप उस उम्मीद में आएगा कॉल, खुश हो रहे, कुछ आएगा नहीं कॉल, दर्द होता है भाई। तो फिर मैंने उसको कॉल बैक कर ले भाई तू चल, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चंस डाल रखे सारे। अब पहला कॉन्सेप्ट, हु इज असेसी। असेसी कौन है, जो आदमी, दो चीजें, चार चीजें थी उसमें। पहला, जो टैक्स पेएबल है, मतलब जो आदमी को टैक्स या कोई भी अदर सम ऑफ मनी पेएबल है अंडर दैट, वो असेसी है। दूसरा, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चालू हो चुका है, प्रोसीडिंग आपके लॉस के लिए हो सकती है वगैरह वगैरह, पूरी चीजें बताई थी। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, और चौथा असेसी इन डिफॉल्ट, बराबर है ना। तो ये सारी चीजें यहां पे लिख रखी है। अगेन मैं ये बच्चों को, ये देखो यहां पे अगर देखोगे ना आप, तो ये असेसी, जो असेसी इन डिफॉल्ट है, ऊपर हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, डीम्ड असेसी। तो जब भी थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देती है ना, तो इंस्टीट्यूट ऐसे आंसर देती है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7। ऊपर से भगवान भी आ गया ना, तो ये असेसी की डेफिनेशन का 2 क्लॉज 7 आपको याद नहीं रह सकता। सर आप अपने क्वेश्चन बैंक में डाले ना, हाँ उत्कर्ष, तो हमको तो यही लगेगा ना कि आपने पढ़ना चाहिए, मतलब फिर मैंने क्या करना, ये उड़ा देना, इज्जत कम करना अपनी। नहीं भाई, इज्जत है इससे। सर हमारे 4 में से आधा मार्क गया, तो ये 2 क्लॉज 7 याद रखते रखते ना आप आधा पीजीबी भी भूल जाओगे, उसमें 4 में से 3 जाएंगे, तो आधा छोड़ दो। मैंने आपको फाउंडेशन में भी ये सिखाया था, मैं आपको इंटर में भी सिखा रहा हूं, 100 मार्क नहीं लाने। कोई नमूना होगा, सर मेरे को 100 में से 100 चाहिए इसलिए मैं आपसे बढ़ने आया हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे, मैं आपको 100 में से 96 दिला सकता हूं, ठीक है। मेरा हाईएस्ट 88 का था, सॉरी 84 का, 88 मैथ्स का है, 84 हाईएस्ट है, और मैं वो लड़के को सर पे लेके घूमता हूँ अभी भी, वो अलग बात है, मेरे को उसका नाम नहीं आता, ठीक है। बट मतलब मेरे इसमें पता है आपको नंबर्स कैसे सेव रहते हैं। अभी जैसे जो इंटरव्यू लेना है किसी स्टाफ का, तो साक्षी जॉब इंटरव्यू, इंग्लिश अच्छा नहीं बोलती, हिंदी नहीं आता, क्योंकि अब वो बंदे का फोन आता, सर मैं आ गया इंटरव्यू के लिए, अब मैं उसका पूरा कॉन्वर्सेशन रिकॉल नहीं कर सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा नंबर बोलो आपका, नंबर देखा, फिर दिशा को बोलते, बस दिशा को फोन दिखाना है, इंग्लिश अच्छा नहीं बोलती, खत्म, वो समझ जाती है फिर क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसा ये बच्चा 88 मार्क्स, मेरे को सोफा लगता है, मैंने आपको बोला ना जिंदगी में किसी भी चीज, हर चीज का कुछ लॉजिक थोड़ी होना चाहिए, कुछ चीजें अपने सुकून के लिए हो जाती है जिससे काम इजी होता। तो ये असेसी मींस अ पर्सन, ठीक है। अब यही अगर अपने बुक में देखोगे आप, तो अपन ने क्या कर रखा है, अपने बुक में अपन ने असेसी की डेफिनेशन ऐसे दे रखी है, ये, ठीक है। अब ये बड़ा है, इसके अंदर मैंने सेग्रीगेशंस कर रखे हैं, ये डीम्ड असेसी का दे रखा है, असेसी इन डिफॉल्ट का दे रखा है। तो सर इसको लर्न करना है क्या, नहीं इसको लर्न नहीं करना है, इसको आपको लर्न नहीं करना है, आप लर्न नहीं कर सकते हो। तुमने क्यों दिया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है, कभी तो भी जिंदगी में एक बार आया होगा। असेसी मतलब ये याद रखना है, 4 चीजें, टैक्स पेएबल, प्रोसीडिंग स्टार्टेड, डीम्ड असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट, बस इतना ही काफी है, बाकी धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा कि प्रोसीडिंग जो चालू हो रही है काय के लिए हो सकती है, उसकी इनकम की असेसमेंट के लिए,
उसका कोई कोई और इंसान है जिसके लिए ये असेसेबल है, उसके लिए, या रिफंड के लिए हो सकता है। अब रिफंड आप रट्टा मार भी लो, अभी तक जब तक आपको रिटर्न ऑफ इनकम नहीं समझता, आपको रिफंड समझ ही नहीं सकता। क्या होता है रिफंड? पैसे वापस मिलते हैं। कैसे? फ्लिपकार्ट में ऑर्डर वापस करा तो नहीं, इनकम टैक्स में रिफंड मिलता है। हाँ, कब मिलता है, कई को मिलता है, उसके लिए टीडीएस समझना पड़ेगा, एडवांस टैक्स समझना पड़ेगा, टोटल कंप्यूटेशन आना चाहिए, पहले दिन नहीं होगा। तो इसमें आधी चीजें ऐसी है जो अभी आपको समझ ही नहीं आ सकती। जैसे आपने रिफंड रट भी लिया ना, तो भी थोड़े टाइम बाद, 15 दिन बाद भूल जाओगे आप। तो ये अपने को नहीं पढ़ना है। तुमने क्यों दे रखा है? अगेन इंस्टीट्यूट से कॉपी पेस्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है, बट एक कुछ तो देना पड़ता। कई कई मैं गायब कर देता हूं, मेरे को लगता है वेस्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन कश्यप वाला, ठीक है, क्वेश्चन कश्यप वाला, कितनी इनकम है? 51,75,000। सर हम सॉल्व करेंगे ना? बोले ठीक है भैया, अच्छी बात है, मतलब तुम इतने अच्छे से बोल रहे हो, हम सॉल्व करते तो मैं मना कर सकता हूँ क्या? वेरी गुड, शाबाश। वो तो भाई अपन देखेंगे, चिंता ना करो। हाँ देखेंगे। अभी मैं इंसान हूँ यार, तुम सुपर कंप्यूटर लोग हो आजकल, तुम जवान लोग हो, भागा भाग बता दे रहे सर थर्ड में प्रॉब्लम है। मैं स्लो आदमी हूँ, थोड़ा हल्लू हल्लू। चलो सेकेंड वाला, 51,75,000 की इनकम है, ठीक है। अज्यूम दैट टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड एफडी इंटरेस्ट। मतलब क्या है? नॉर्मल इनकम है सारी की सारी, कोई स्पेशल इनकम नहीं है। अज्यूम दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब ये ओल्ड टैक्स रिजिम में है, ठीक है। 51,75,000 की इनकम है, मतलब 50 लाख से थोड़ा ज्यादा। सरचार्ज का लगेगा 10%, और क्योंकि स्लैब से थोड़ी सी ज्यादा इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ का भी एंगल आ सकता है, ठीक है। तो आप पहले 51,75,000 की टोटल इनकम पे टैक्स निकालोगे इंक्लूडिंग सरचार्ज। एचईसी मत लगाना क्योंकि मार्जिनल रिलीफ चेक करना है। तो पहले 51,75,000 की जो इनकम है, 51,75,000, उस पे टैक्स निकालो इंक्लूडिंग सरचार्ज। फिर इसकी जो क्लोजेस्ट इनकम है 50 लाख, उस पे टैक्स निकालो, ठीक। एक्स्ट्रा टैक्स निकालो, एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा इनकम मैं बताता हूं आपको, आप चिंता मत करो। थोड़ा तो मेरे को करना पड़ेगा ना, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूं, एक। और जो बचा हुआ मार्जिनल रिलीफ है उसको अपन माइनस कर देंगे, करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ये फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं भाई तुम्हारे लिए। और इस बार जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे यार सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कर तो रखा है पिछले बार, या अपन ने क्लास में कर रखा है, क्योंकि भसड़ मचा रखी है इस बार, क्योंकि न्यू को ओल्ड कर दिया, ओल्ड को न्यू कर दिया ना। तो जो पहले नॉर्मल था, ऑप्शनल था, वो डिफॉल्ट हो गया है, और पहले जो डिफॉल्ट था वो ऑप्शनल हो गया है। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। और 100% 8 मार्क का क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से लिख के ले लो आप, पक्के में। ठंड भाई, चलो हो गया क्या? आज मैं तुमको जल्दी छोड़ दूंगा थोड़ा सा, 2 बजे। ब्रदर इट्स अर्ली, ठीक है। ये 51,75,000 है, हो गया ना? 5 है, 51,75 माइनस 10 लाख कर दूंगा, 41,7 शोए, बात ना करो, ठीक है। ये भाई बात मत करो यार प्लीज, ठीक है। 51,75,000 पे टैक्स, 41,75,000 का 30%, हाँ कि ना? क्यों लिया मैंने 41,75 का 30%? क्योंकि पहले 10 लाख की इनकम पे 1,12,500 का टैक्स है, ये हो गया 13,65,000, ठीक है। इसमें 10% का सरचार्ज ऐड करूंगा बाबू, 10%, 5% का रेट नहीं निकाला मेरे पापा ने अभी तक। 15,01,500 ये इंक्लूडिंग सरचार्ज आया। अब क्या करूंगा? जो क्लोजेस्ट इनकम है 51 के पहले वाली, जिसपे सरचार्ज नहीं लगता या कम रेट से लगता, 50 लाख, उस पे निकालूंगा टैक्स। तो 50 लाख में पहले 10 लाख पे 1,12,500,
अगले 40 लाख पे 30%, 12 लाख प्लस 1,12,500, 13,12,500। सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं। तो अब एक्स्ट्रा टैक्स निकालना है, माइनस 15,01,500, 15,01,500, ये आ गया 1,89,000। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टैक्स हो गया। एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 1,75,000। एक्स्ट्रा इनकम मतलब क्या? इनकम अबाउ 50 लाख या इनकम अबाउ द स्लैब विच इज टैक्सेबल एट लोअर रेट ऑन विच सरचार्ज इज लेविड ऑन लोअर रेट और नॉट लेविड। डन है सर? इतना इंग्लिश मत बोलो, हमको हिंदी की आदत है तुम्हारे, इंग्लिश बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो इंग्लिश लिखना पड़ता भी है। ऐसा ठीक है। तो 14,000 का आपको आ गया रिबेट, सॉरी 80 रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ बराबर। 15,01,500 का आपको टैक्स आया था, माइनस 14,000 का रिलीफ आ गया, 14,87,500 प्लस 4%, 15,47 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में डार्लिंग बोल रही थी अपनी कि कुछ तो गड़बड़ है। कर लेते भाई, चिंता ना कर। ठीक है, कितना है? 51,75। ये कौन है? अरे कुछ नहीं लिखा सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिखा है, मतलब न्यू में लेट लगाने हैं। आगे ना, न्यू में पहले 15 लाख पे लगता है 1.5 लाख। हाँ कि ना? कितना हो गया? 51,75 माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,50,000, 12,52,500 ये आया। अच्छा, प्लस 10% का सरचार्ज 13,77,750। एक्साइटेड हो जाता है आदमी कभी तो भी, कपाक कैसे बोले, मैं लिख देता हूं, भावनाओं में नहीं बहनेगा, भावना नहीं मिलती नहीं तो। ठीक है, 13,77,750 ये आ गया। अच्छा, जिनको अभी ये नहीं समझ रहा सर वो आपने 1.5 लाख का, मुझे माफ करना, बेसिक लेक्चर देखना। 50 लाख पे टैक्स निकाल दे, 35 लाख इंटू 30% प्लस 1,50,000। ठीक है, 12 लाख, इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा, माइनस 13,77,750, 1,77,750 इज द एक्स्ट्रा टैक्स। यस, एक्स्ट्रा इनकम निकालो सर, 175,000 एक्स्ट्रा इनकम है, माइनस एक्स्ट्रा टैक्स कितना है? अरे सॉरी, एक्स्ट्रा इनकम इतनी है, एक्स्ट्रा टैक्स इतना है। ओहो, तो 2,750 होना था, 2,750 एक्स्ट्रा इनकम है, सॉरी मार्जिनल रिलीफ है बराबर क्या? हाँ ना, मार्जिनल रिलीफ आया क्या? देखो ये दोनों में का डिफरेंस निकाल लो, 177,750 क्या हो गया? एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा इनकम कितनी की है? 1,75,000 की, आया ना? तो 177,750 माइनस 1,75,000, 2,750 एक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा बराबर है। ये 2,750 इसमें से माइनस होगा, माइनस 13,77,750, तो आपका आ जाएगा 13,75 आया, प्लस 4%, 14,30। ये आंसर बरोबर है। मार्जिनल रिलीफ ठीक है, वो तो होता है कभी तो कर ही देते भाई ऐसे। अच्छा, ये इसमें से ये प्रूफ रीडिंग क्यों गड़बड़ कर रखी है भावनाओं में आके किसी ने? ठीक है, चलता है, आंसर बराबर है, डन है, कोई आपत्ति नहीं। अब देखो ये बहुत सारे मैंने डाल रखे हैं, जैसे ये गुप्ता का है, 1 करोड़ 2 लाख की इनकम है, ओल्ड रिजी में कर रखा है अपन ने, 1 करोड़ 1 लाख करा था ना अपन ने, सॉरी यहां तो 1 करोड़ 2 लाख है, कैसा? हाँ ठीक है बाबू रुक जा। फिर ये 5वां, टोटल इनकम है 4.5 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 55 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 65 लाख, 3 करोड़ 30 लाख, टैक्स लाइबिलिटी। ये जो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवाया था ना, जिसमें अपन ने वो पीपीपी और डिविडेंड वाली इनकम थी, ये फुद्दू लोग है, इनने डिविडेंड लाया नहीं अभी तक, क्योंकि वो इंटर के लेवल पे है ही नहीं। ठीक है, और जब डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा ना, तो डिविडेंड पे 15% का सरचार्ज है, अदर इनकम भी ऐसी ही रहेंगी जिसपे 15% है, मतलब 2 करोड़ के अंदर, ताकि वो आपको प्रपोर्शन करने का देख ही नहीं। तो पूरे कहीं भी चले आपको प्रपोर्शनेट वाला जो चीज है इंटर लेवल पे नहीं मिलेगा। ठीक, ये एक फुद्दू सा क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन द पर्पस फॉर विच प्रोविजो एंड एक्सप्लेनेशन, ये जो दो वर्ड्स है, एक प्रोविजो और दूसरा एक्सप्लेनेशन, ये सेक्शन में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। प्रोविजो काय को इनकॉर्पोरेट होता है एक्सेप्शन देने के लिए, हाँ कि ना। एक्सप्लेनेशन काय को इंसर्ट होता है क्लैरिफिकेशंस के लिए, बराबर है। ये मई 2018 में 4 नंबर के लिए आया था। अब आप खुश मत हो जाओ, वाह, मई 2018 में न्यू सिलेबस आया था, तब ये 4 नंबर के लिए आया था। जिस बंदे ने पेपर निकाला ना वो नशे में था, ठीक है, उसका दिमाग घूमे हुआ था, मेंटल था। अब आपको लग रहा हो वहां बहुत सोपा ही है। अगर आप ये सोचोगे ना ये सोपा है, तो ऐसी बहुत सारी सोपी सोपी चीजें हैं, छुटपुट छुटपुट छुटमुट, इतनी सारी, सबको याद करते करते पागल हो जाओ। तो कभी भी ये दुआ करो पेपर हार्ड है, क्योंकि प्रोविजो एक्सप्लेनेशन तो हर बंदा पढ़ लेगा। अगर वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन आ गया तो 100 में से 30 लोग को पता है अभी तक डिविडेंड का। और जो पीजीबीपी की इनकम है जिसको प्रपोर्शनेट बांटना है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप अपने किसी 10 दोस्तों को पूछ लो, 3 लोग को पता होगा, सिर्फ पता, करते एक को आता है। जैसे आपको बताया ना मैंने, तो आप में से आधों को करते आता है, अभी आधे बस याद रख के है, क्योंकि पेन पेपर से करे नहीं ना। ऐसे शूट में चैलेंज से पूछ लो, कभी ऐसा रहा तो क्या करेगा भाई, तू बता, नहीं बता पाएगा, क्योंकि पूरे इंटर के स्टडी मटेरियल में है ही नहीं ना। देख लो ना इंटर में इतने क्वेश्चन है, नहीं है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन काय के लिए इंसर्ट करे हुए। इसका आंसर मैंने दिया नहीं है जानबूझ के, क्योंकि पेज नंबर 3-4 कहाँ है, पेज नंबर पहला दूसरा तीसरा, हाँ तीसरे पेज पे दे रखा है मैंने वो प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। बस उतनी 2 लाइन लिख लो, 4 मार्क आ जाएंगे। मतलब वो 2 लाइन लिखने को भी आपको 5-6 लाइन लग जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है दूसरा, ठीक, ये भी सेम टू सेम लाइन पे है। 8 ये 7th वाला, 8th वाला भी सेम टू सेम लाइन पे है शर्मा जी का। ये सारे क्वेश्चन आप करो, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 instances where income of the previous year is taxable in the previous year itself instead of assessment year. 4 पता है, shipping business of a non-resident person living India without any intention of coming back, ठीक है। AOP BOI form for a particular purpose। चौथा क्या था, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। और 5वां था डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 172 से लेके 176 तक, ठीक है, बुक में दे रखा है। इसमें पूरा का पूरा दे, यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिए हुआ है। आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ये याद होना आपको बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया था 7.5% इनकम रहती, 30 डेज के अंदर आपको मास्टर ऑफ द वेसल को देना पड़ता, वगैरह वगैरह वाली सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई होंगी, ठीक है, पढ़ लेना। 2 स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ बताया हुआ है मैंने आपको, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा में क्या होता है, एक वेस्ट बंगाल और आसाम में है, और मिताक्षरा रेस्ट ऑफ द इंडिया में है, बराबर है। दया भागा और दया भागा में क्या होता है कि जब तक कर्ता जिंदा है आपके पास कोई शेयर नहीं आएगा, बराबर है। मतलब आप को पार्टनर तब बनोगे जब आप सबसे बड़े इंसान बन जाओगे, एल्डेस्ट मेंबर। और दूसरा ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा है दया भागा मिताक्षरा। अपन ने जो पढ़ा है वो बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे छोटा सा लिख के दिया है, जबरदस्ती का है ये। यहां से पढ़ना नॉनसेंस है, क्वेश्चन यहां से पढ़ो, आंसर बुक से पढ़ो, ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। एओपी बीओआई में क्या डिफरेंस है मैंने बता रखा है आपको। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी पर्सन हो सकते हैं, बीओआई में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, बराबर है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंसान इंटेंशनली साथ में आता है कि भैया आपने कुछ तो मचाना है। बीओआई में आप गलती से आ सकते हो, जैसे पप्पा चले गए, आप दोनों मिलकर बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो, बीओआई हो गए, बराबर। एओपी के अंदर प्रॉफिट अर्न करना आपका मोटिव होता है, बीओआई में प्रॉफिट अर्न करना आपका मोटिव नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अंदर डिटेल है। सर आपने तो क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन में वर्ड बाय वर्ड थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ता क्या आपको, ठीक है, मेरे को पता है ना, अंदर जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा होगा। अब ये क्वेश्चन है, देखो जैन एचयूएफ, मैंने आपको बताया था कि नाम हिंदू है, पर हिंदू के साथ में सिख और जैन भी इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ ही माने जाते हैं, ठीक है। इन आसाम क्यों दे रखा है, वहां पे दया भागा स्कूल लगती है, ठीक है ना, वहां दया भागा लगता है। और दया भागा बोलता है जब तक एल्डर जिंदा है, पप्पा जिंदा है और उनके भाई जिंदा है, आपको नहीं मिल सकता। अपने पप्पा को भी उड़ा दिया तो जमेगा नहीं, अंकल बनेंगे अब करता, ठीक है ना। उड़ाना है सबको साथ में उड़ाओ, सारे भाइयों को मारूंगा, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा बोले, ठीक, ऐसा मत करना क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपको ऐसे ही मिले भाई, ठीक है। ये गाय आसाम में सुरेश जैन है, उसकी बीवी है सपना जैन,
सार्थक जैन उसका बेटा है और उसकी बहू है प्रीति जैन, उसकी बेटी है मिस लिखा है। मिस क्यों? अभी शादी नहीं हुई पप्पा के एचयूएफ में, जैसे ही शादी हो गई अपने पति के चले जाएंगी, ठीक है। एंड हिज अनमैरिड ब्रदर, किसका ये सूरज जैन का भाई है, ठीक है, अनमैरिड है, मतलब उसकी बेटी बीवी नहीं है। मेंबर्स कौन है एलिजिबल फॉर को पार्सनरी राइट्स? किनको को पार्सनरी राइट्स मिलते हैं, मतलब कौन कौन पार्टीशन मांग सकता है। तो सिंपल बेटा ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, मुन्ना बड़े हो गए, ठीक है। तो भैया जो सारे लोग घर के हैं उनको मिल सकता है, उसकी बीवी सपना जैन उसको नहीं मिलेगा, उसकी बहू प्रीति जैन उनको नहीं मिलेगा, इनको छोड़ के सबको मिलेगा, बेटी बेटा भाई सबको, ठीक है। ठीक है, सुरेश जैन और उसका भाई है, क्योंकि ये कहा है आसाम में दया भागा है ना, तो जब तक आपसे बड़ा जिंदा है तब तक आपके पास राइट ही नहीं आता है। और यही महाराष्ट्र में रहता तो को पार्टनर्स कौन कौन रहते थे? सारे लोग बाहर वालों को छोड़ के, बाहर वाले कौन है? बीवी और माँ। मैं मेरे मम्मी के सामने पढ़ा हूँ भाई, ये फाइनल में एक चैप्टर है 3-4 घंटे आता है। तो कोविड के वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा था और कोविड में एकदम कोई ट्रैफिक नहीं, पूरा सन्नाटा छाया। मम्मी बोलती तू ये क्या पढ़ाता है? मैंने बोला मैंने क्या पढ़ाया? अब बच्चा भूल नहीं पाएगा कभी। मैंने बोला तू भी नहीं भूल पाएंगी कि तू बाहर की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है नवंबर 2019 के आरटीबी का, पूरा अमेंडेड आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसमें लिख दिया ये सेम क्वेश्चन नवंबर 2018 के पेपर में आया था रजत सैनी के नाम से। अब देखो क्या कर रखा है, नहीं तो क्या होता था बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते थे। नवंबर 2018 के पेपर में रजत सैनी के नाम से पेपर आया, क्वेश्चन आया, ठीक है, नवंबर 2018 में। उसके 2 अटेम्प्ट के बाद की जो आरटीबी है उसके अंदर सेम क्वेश्चन डाला गया सुनील पट्टी के नाम से। आपको चाहिए तो आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास पूरा इतना स्पाइरल बाइंडिंग है, हर बार जब नया पेपर आता है आरटीपी एमटीपी जो भी आता है नया, वो उसके अंदर ऐड हो जाता है फाइल में। हम चेक करते हैं, हमको लग रहा है कि भैया ये टाइप का क्वेश्चन अपने बुक में नहीं है तो हम डालते हैं, क्योंकि हमारा धंधा है रोज का। आपको उसकी जरूरत नहीं है, मेरा काम है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो नवंबर 2018 में रजत सैनी के नाम का क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर उसको नवंबर 2019 के आरटीपी में डाला गया। मेरे को आरटीपी का नाम ज्यादा अच्छा लगा था सुनील पटनी, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। आरटीपी के क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल होते हैं इसलिए, ठीक। ये 89 का रिलीफ मिल गया ओल्ड स्कीम में। जो का है ये 5 क्वेश्चन है, 12 16 17 आप ये करोगे, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। नवंबर 2022 अब भी का पेपर है, 4 मार्क के लिए आया है। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट, इसका एज कितना है? 56 ईयर्स, टिल रिसेंटली वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। रिटर्न भर रहा था जब से उसको पैन मिला था, कोविड में नुकसान हो गया, बड़ा लॉस हुआ। ही वॉज नॉट एबल टू कंटिन्यू हिज बिजनेस एंड फाइनली 15 जनवरी 2024 को, 15 जनवरी 2024 को, अब ये जो एग्जाम में डेट आई थी वो अलग थी, ये आपके लिए एप्लीकेबल है 2024, तो अपडेट कर दी गई है। ही डिसाइडेड टू वाइंड अप द बिजनेस, अरे 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 रे, which he also promptly intimated to the jurisdictional assessing officer, मतलब जो उसके jurisdiction में आता था वो एओ, उसको बता दिया कि भैया अपन अपना धंधा बंद कर रहे हैं। एओ ने उसको नोटिस भेजी, 24-25 का टैक्स 24-25 में ही भरना है, मतलब जो 23-24 का है वो 23-24 में ही भरना है। क्या असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है? आर देयर एनी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल? कौन सा जनरल रूल है? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। हाँ जी भाई है, आकी ना। और ये पावर डिस्क्रिशनरी असेसिंग ऑफिसर चाहता था तो अभी नोटिस भेजने के बजाय अगले साल तक रुक सकता था, हाँ कि ना। तो ये बाकी पूरा इसमें ज्ञान पी ले भाई, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा था तो यहां पे जो ये एक्सेप्शन है उनके सिर्फ नाम देके छोड़े हुए, समझी गए हो। अब देखो भाई 19th वाला क्वेश्चन, एक एम्प्लॉई है, अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि भैया मेरी जो सैलरी है ना उसका सर्टेन पोर्शन चैरिटी में दे देना, और क्लेम करता है कि भैया ये माफ है। क्यों? इट इज डाइवर्टेड बाय ओवरराइडिंग चार्ज। कमेंट करो, आज जो मैंने आपको पढ़ाया ना एप्लीकेशन ऑफ इनकम, उसका क्वेश्चन है। मेरी सैलरी 1 लाख रुपए, मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला भैया 50,000 दान कर दो शिरडी वाले साईं बाबा को,
मेरे को 50 पे टैक्स लगेगा? नहीं, उदान करना तुम्हारी मर्जी है, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा। क्या चार्ज था क्या मेरी सैलरी पे बाबा का आधा? डाइवर्जन है क्या? नहीं, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये लिखा गया है, अमाउंट पेड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एक इसमें सैलरी में पढ़ाऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी का एक्ट बना रखा है, ठीक है। अगर आप अपनी सैलरी गवर्नमेंट को सरेंडर करते हो ना, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। मेरे को बाबा को देनी है, मतलब लाख रुपए कमा रहा हूं, सब कुछ इनकी दुआ से हो रहा है, ठीक है। मैं बोला अपना 25% इनको दूंगा, टैक्स पूरे पे लगेगा। बोले सब कुछ मोदी जी के भरोसे हो रहा है, 25% सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर रहा हूँ, टैक्स नहीं लगेगा। मोदी जी बोलते एग्जाम्पशन ले ले बेटा, ठीक है। अब ये इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है, ये वाला अभी का रहने देते हैं, इसको 21 को भी रखते हैं। 23 पे आते हैं। देखो, आनंद वॉज करता ऑफ HUF, करता था, ठीक है। ही डाइड लिविंग बिहाइंड हिज मेजर सन प्रेम, उसकी विडो मतलब उसकी बीवी थी, बीवी है, उसकी ग्रैंड मदर और उसके ब्रदर की बीवी। कैन HUF, ओहे देखो देखो देखो, ये करता था, एक आदमी मर गया, उसका एक लड़का है, एक उसकी बीवी है, उसकी दादी है और उसके ब्रदर की बीवी है, भाई भी गया है। शादी मत करना है खानदान में, लोग मर जाते हैं इसमें, ठीक है। सवाल क्या होगा पता है क्या तुमको? बोलो बोलो ना, HUF रहेंगी कि नहीं रहेंगी? क्यों? अरे वो क्वेश्चन, अभी प्रोविजन चेंज हुई 2006 में कि एक मेल मेंबर अब चलता है, पहले 2 मेल मेंबर होना थे, इसमें एक ही मेल मेंबर है, उसका लड़का। देयर नीड नॉट बी मोर देन 1 मेल मेंबर टू फॉर्म HUF, एक से ज्यादा आदमी की अब जरूरत नहीं है, 2006 में बदल गया है, तो अब चलता है ये, ठीक है, समझे। बाप रे, हमको तो लगा था सर ने बोला एक मेल मेंबर, हम तो ऐसे ही हल्के में ले रहे थे, एक बंदा ही काफी है HUF बनाने के लिए। दीदी मैंने कभी तो भी इनको बोला था, पागल लोग हंस रहे बावले। दीदी बोलती मेरे क्या करना है सर, ठीक है। ये 24 वाला हुंडी का कॉन्सेप्ट है, इसको कल खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, ये देखो ये वाला, बस ये बाइक खत्म करके चल दे छोड़ देता हूँ, ठीक है। आज मेहरबानी मेरी तरफ से तुमको, बाप रे 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं मैं, मतलब 15 मिनट जमा है मेरे तुम्हारे पास। ये हिसाब चलता है हमारा, जो फाउंडेशन मेरे से नहीं पढ़े मैं बता रहा हूँ, ये हिसाब चलता है। किसी दिन 2 की क्लास में 2.25 घंटे लूंगा, ठीक है। MKJ एजेंसी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ फादर पप्पा 3 लड़के, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, पप्पा के जाने के बाद बिजनेस शाल बी कंटिन्यूड बाई सन, लड़के बिजनेस करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट फर्म शाल पे 20% ऑफ द प्रॉफिट टू द मदर। यही से आया था वो, मेरे पापा ने नहीं बताया था मेरी, ठीक है, यही से आया था वो एग्जाम्पल, ठीक है। और जितने भी तुमको ये ऊट पटांग कहानियां बताता हूं ना, ये सारी केस लॉस से आती है, ये सारी केस लॉस से आती है। ये देखो, नरीमन भरूचा एंड सन्स 1981 का केस लॉ है। अब मैंने केस लॉ नहीं पढ़ा था, मैंने उसकी समरी पढ़ी है। सर हमने पढ़ना क्या फाइनल के बाद, अभी जरूरत नहीं है तुमको। 20% प्रॉफिट, ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, डाइवर्जन है, डाइवर्जन ऑफ इनकम है। तो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर मार्च 2021 में चले गए, 23-24 में क्या हुआ, फर्म ने 1 करोड़ का प्रॉफिट लिया, 20% मम्मी को गया और फर्म ने इसका डिडक्शन क्लेम करा। क्या सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है, तो सही बात है। देयरफॉर द अमाउंट पेड टू द मदर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। 1 करोड़ आ रहा 20 लाख मम्मी चले गए, बचे कितने हैं? 80 लाख। तो फर्म को कितने हैं? 80 लाख। ये क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे साला इतना बारीक बारीक आता है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नहीं है। मतलब आप अगर कोई भी इंटर लेवल की बुक देख लो, CA में किसी में नहीं है ये कहां से उठा है? ये फाइनल से उठा है। माँ माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, 20 लाख पे टैक्स भरेंगी मम्मी जी, ठीक है। अब मम्मी कैसे भरेंगी, काय को भरेंगी, उसके लिए फाइनल के पैसे अभी जमा कर दो, मैं बता देता हूँ, ठीक। हाँ जी बोलो।
देखो एक मिनट मैंने क्लास छोड़ दी है, डाउट ये पूछ रहा है, तुम इसको मारना, बोल बेटा, बहुत टाइम अपने। 20 लाख, अगर 1 लाख क्या है, 1 करोड़ का किसके पास अगर इनकम रहेगी और वो किसी अपने पेंशन वाले जैसे फैमिली मेंबर्स को सबको 7-8 लाख रुपए दे रहे हैं, हाँ तो किसी को ही टैक्स नहीं लगेगा 7 लाख। हाँ, ये जो लगता है ना आपको कि जैसे अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं कमाता हूं, ठीक है, मैं 20 लाख कमा रहा हूं, ठीक है। अब ऑब्वियस है पहले 10 लाख पे कितना टैक्स है, 1,12,500 ओल्ड स्कीम मान लेते। अगले 10 लाख पे कितना है, 30 लाख, 3 लाख है ना। अब होगा क्या कि मैं अगर ये 10 लाख किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दूं ना, जैसे मैंने तेरे को बोला, अब ये 10 लाख कहां से आते हैं मेरे को 6 लाख रुपए आते हैं प्रॉपर्टी के, रेंट आता है, ठीक है। अब रेंट तो मैं तेरे नाम पे ले सकता हूं, तेरे अकाउंट में मंगवाऊंगा तो तेरी इनकम हो जाएंगी, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, एक आगे प्रोविजन आएंगी क्लबिंग की, जो बोलता है कि प्रॉपर्टी मेरी है ना, तो मैं उसका ओनर हूं, डीम्ड ओनर, क्योंकि मैंने तेरे को घर ट्रांसफर कराया क्या, नहीं, मैंने सिर्फ तेरे को राइट टू रिसीव इनकम ट्रांसफर कर रखी है, सेक्शन 60, तो राइट टू रिसीव इनकम मैंने ट्रांसफर कर रखी है। तो क्योंकि आपके पास बिना एसेट ट्रांसफर करे मैंने राइट टू रिसीव इनकम ट्रांसफर कर दी है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो वो इनकम वापस मेरे हाथ में क्लब हो जाती है। तो इनकम अब 10 लाख की इनकम मान लो मैंने कैसे ट्रांसफर कर दिया तेरे को, क्या सोच के, ये 10 लाख मेरे पास रहेंगी, मैं 1,12,500 भरूंगा, 10 लाख तेरे पास रहेंगी, तू तो वैसे ही भूखा नंगा है, तो 1,12,500, तो 187,500 अपना टैक्स बच जा रहा है। मैंने बोला 187,500, इसको करते कैलकुलेट, 187,500 डिवाइड बाय 12, तो 15,625। मैंने तेरे को बंदा ही रख लिया अपना। मैंने बोला तू मेरे यहाँ काम कर, बोले क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेंट कलेक्शन कर। 15,625 रुपए मेरा महीने का टैक्स बच रहा है। तेरे जैसे को बोल दिया मैंने 15,000 में रह ले मेरे यहाँ पे, तू बोलेगा सर खुशी से रहता हूँ, बाकी चिल्लर चिल्लर काम कर देगा। अरे रुक जाओ ना, एक बार ये डेमो खत्म हो जाता, ये यूट्यूब पे जाता है, ठीक है। तुमको ऐसी दुनिया दिखाता हूं ना, तुम ऑफिस जाओ मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जो कुछ नहीं करता है, और मैं उनसे पैसे कमा रहा हूं, ये कोचिंग एकेडमी से नहीं, बहुत अलग काम से, ठीक है। तो कैसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें बताएंगे ना, बहुत दिमाग है अपने पास, कचरा है एकदम पूरा शैतानी, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता, ये मैनेजेबल नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना कि 10 लाख किसी और के पास कर दूंगा मैं ट्रांसफर, तो ये 187,500 का टैक्स बच जाएगा ना। तो किसी दिन जब पकड़े गए ना, तो आपको पूछेंगे ये आपके पास इनकम कहां से आ रही है, आप बोलेंगे ये घर का है रेंट, तो आपको पूछेंगे घर किसका है, तो आप बोलोगे मेरा नहीं है, प्रणव सर का है। तो फिर प्रणव सर का एसेट है और इनकम आप रिसीव कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। फिर ये आपकी जो इनकम है मेरे हाथ में वापस क्लब हो जाती है, क्लबिंग ऑफ इनकम, इसीलिए क्लबिंग की प्रोविजन आई हुई है। तो ये समझ आएगा आगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें और है जो होती है, बताएंगे उसको, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, बोलो। जिनको खाना खाने जाना है जा सकते हैं, और रिकॉर्डेड वाला बच्चा कोई ऐसा है जिसको लेक्चर बंद करना है बंद कर सकते हो, ये डाउट है मैं आपको बता दूंगा इनका। कोई 10 लाख का हाँ, तो वो मम्मी को मम्मी को 3 लाख देगा, और अगर ऐसे एक और कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट से पापा को एक बात बताओ, क्या 10 लाख रुपए में कुछ भी नहीं हिलता। एग्जांपल दे दो ना। हाँ, हाँ, मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, 10 लाख की बात है तो कुछ भी नहीं होता है, आपको दिखेगा भी नहीं कोई आएगा। ये 10 करोड़ की बात हो जाती है, तो आप बोल रहे हो 10 लाख का 30% या 3 लाख मम्मी को दे रहा हूं मैं, तो 10 करोड़ का 3%, 3 करोड़ का जब आप गिफ्टेड बनाओगे, आप बोल रहे हो गिफ्ट बना के देता हूं, बोलो बोलो 10 लाख है, चलो लिखते हैं, 10 लाख है, ठीक है। 3 लाख आपने मम्मी को दे दिया, ओके, 3 लाख पापा को दे दिया। कैसे दिया 3 लाख पापा को, गिफ्ट दिया अपने पापा को, गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्टेड बनाए। आपके पापा के पास खुद की उसकी इनकम नहीं है क्या, समझे, डन है भाई। मैं खाली लोग देखता हूं, अब बताओ मेरे को कौन है खाली, अब बताओ तो सही कौन खाली है। मेरे पास मेरी दुकान के अंदर 8 बंदे, सबके अकाउंट नंबर मेरे पास सेव्ड है, वो भी नोट्स के अंदर, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब कुछ काम किया क्या, मेरी दुकान के बंदे मेरे क्या काम के होंगे, है काम के। तो ये 3 लाख आप पापा को दे दोगे, तो पापा की भी तो खुद की इनकम होंगी, उसके लिए कैसा होना, आपके घर वाले पूरे खाली भी लिए कुछ नहीं करते,
तो फिर आप इनकम डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे अगर कभी जिंदगी में आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो मेरी वेबसाइट पे जो पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं वो किसी बंदे का है, ठीक है। आप मेरे एप्लीकेशन पे आओगे तो एप्लीकेशन दो है, एक एप्लीकेशन मेरे मम्मी के नाम पे, एक एप्लीकेशन दिशा के नाम पे। अपन खाली कंगाल आदमी है, अपने पास पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास? क्योंकि मेरी लिमिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, मैं इधर उधर जा पड़ाता हूं उधर से, समझ रहे हो। जैसे अभी मैं कहीं अहमदाबाद गया बीच में, आपके वक्त चेन्नई गया था, तो उधर से पैसे आते तो वो लोग दूसरे के नाम पे नहीं देते ना, वो मेरे खुद के नाम पे देते, उनको डिडक्शन लेना होता है। आप बच्चों, आपको क्या करना है? आपको मैंने बोला कि भाई इसके अकाउंट में डाल, आप डाल दोगे इसके अकाउंट में, आगे ना। तो ऐसा, तो उसके लिए खाली लोग होना, और अगर खाली लोग है तो भी एक हद तक ही हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर मतलब समझ लो 50 लाख मैक्स अमाउंट है जो आप हेरा फेरी कर सकते हो। 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट जाएगा वो अमाउंट उस पर देना ही पड़ता है, और मगजमारी नहीं कर सकते। अभी जो चीजें सॉफ्टली हो सकती है वो हो सकती है, जो चीजें सॉफ्टली नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। जैसे अभी मेरे को धंधा करने बैठा है, ठीक है, मैं धंधा करने बैठा हूं, मैं ये देखूंगा अरे यार इसके अकाउंट में आया कि नहीं आया। अभी समझ लो इसके अकाउंट में मैंने बुलाया, तो दो ऑप्शन, एक तो ये बंदा मेरे पास बहुत भरोसे का होना चाहिए, जैसे हर्ष, ठीक है, वो खुद ही कैश निकाल के लाएगा क्योंकि उसको ही सब कुछ पता है। ये भाई को दिया, ये कल गायब हो गया, नहीं आया ऑफिस में, क्या करूं मैं इसके पे? इतने झंझट पालूंगा क्या? नहीं। तो जब भी कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो बिजनेसमैन टैक्स के एंगल से कम पहले बोलता है भैया मेरे को 30 का टैक्स जा रहा है ना, 70 तो मेरे पास बच रहे हैं, और 30 बचाने के लिए अगले 30 को मैं खो दूं तो नॉनसेंस है। तो ये टैक्स प्लानिंग जो होती है ये एक छोटा पार्ट है धंधे का, बाकी धंधा बढ़ाना इज अ बड़ा पार्ट। जैसे मैं 10 लाख कमा रहा हूं, लेट्स टेक 3 लाख का टैक्स जा रहा है। अब ये 3 लाख का टैक्स के लिए बचाने के लिए मैं दिमाग लगा रहा हूं, बचेगा कितना? 2 लाख, 1 लाख भरना ही है। ये 2 लाख टैक्स बचाने के बजाय मैं उतना दिमाग अपने बिजनेस में डालूं और 10 के 15 कर दूं, तो ये छोटे लेवल पे हो सकता है मैक्स 50 लाख तक। 50 लाख के बाद पॉसिबल नहीं है, और थोड़े टाइम बाद जीएसटी आता है, ठीक है, 20 लाख के बाद जीएसटी आता है। जीएसटी के अंदर B2C रहा तो ठीक है, B2B रहा तो मैं ना चाहते हुए भी आगे वाला मेरे को मांगेगा कि भाई जीएसटी का बिल दो, मेरे को क्रेडिट लेना है, और अगर उसको क्रेडिट लेना है तो मेरे को भरना पड़ेगा। आप लोग का लफड़ा नहीं है, आप नहीं मांगोगे जीएसटी का बिल, आप बोलोगे सर कौन सा, तो आपको क्रेडिट मिल रहा है, आप अनरजिस्टर्ड हो। बट अगर B2B रहा, मतलब बिजनेस वाले को दे रहा हूं मैं, तो वो जीएसटी का क्रेडिट मांगेगा, वो बिल मांगेगा, फिर मेरे को भरना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा गेम है, ऐसे एक दिन में नहीं समझ में आएगा, बट आई विल मेक श्योर कि जब तक आप पूरा खत्म हो जाए आपके दिमाग के अंदर, आप आधे तो धंधे वाले बन जाओ। और मेरे को ये टैक्स किस लिए सीखना है? टैक्स इसलिए सीखना है क्योंकि मेरे को आगे बिजनेस सीखना है। ये अगर मकसद है तो फिर आप सही जगह हो। आप आए हो मेरे को एग्जाम पास करनी है, गप गप खत्म करवा दो, तो उसके लिए मेरी फास्ट ट्रैक देख लो, उससे ही पास हो जाओगे, बाकी काफी है। ठीक है, चलो आज के लिए रुकते हैं, कल मिलते हैं। मैंने टाइम नहीं बढ़ाया, बच्चों ने क्वेरी पूछी, ठीक है।